हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज है इंग्लिश पीवाईक्यूज। बहुत भारी डिमांड थी, 2 पेपर ले चुका हूँ, इंस्पेक्टर का, एफपीएफ और वाइल्ड लाइफ गार्ड का। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे, पर करूंगा तो सारे ही, बट जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ हो पाएंगे मतलब करेंगे। और अगर नोट्स वगैरह कोई डाउट कुछ होता है तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी के सेशन भी मैंने 2-3 सेशन मैंने पहले भी करा रखे हैं आपको इंग्लिश के, उसमें भी कुछ पेपर्स मैंने कंबाइन किए हैं, तो वो भी आप जाके मतलब इंग्लिश की वो बनी है, प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश पीवाईक्यूज की, वहाँ जाके आप ये चीज़ें भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेंगे जेकेएसबी के इंग्लिश पीवाईक्यूज। कुछ सेशन है, ज़्यादा मैंने नहीं कराए, मुझे पता है, बट अब इतनी डिमांड भी नहीं थी। अब कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं दोबारा से, तो हो सकेगा मतलब जितना हो पाएगा मैं मतलब कोशिश करूँगा ये भी करने की। बाकी हमारा मैराथन सेशन जीएस के भी कुछ हैं, यहाँ पे कुछ पेपर्स यहाँ पे मैंने कंबाइन कर रखे हैं जीएस के भी। बाकी आप जो चीज़ पढ़ना चाहो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, ईडियम है ब्रेक द आइस। अब देखो मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा वो मकसद नहीं है आपकी मैं आया ब्रेक द आइस बताया जी, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और निकल गया। आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तभी आप मुझे बोलते हो कि सर ये वाला सेशन लेके आओ। आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो क्या? आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे से एक्सपेक्ट करते हो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो ब्रेक द आइस का तो मतलब आपको पता चल गया। ब्रेक द आइस का मतलब आइस को तोड़ना, मतलब किसी के साथ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। जैसे 2 बंदे खड़े हैं, आपने वो रील देखी होगी शाहिद कपूर वाली और करीना कपूर वाली। करीना कपूर पहले मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी शाहिद कपूर से बात करने के लिए, तो बाद में उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर किया, सांस ली गहरी और फिर शाहिद कपूर से बात करी। तो वैसा ही ब्रेक द आइस मतलब कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, अब ब्रेक द आइस तो मतलब पता चल गया हमको। अब ये बार बार तो क्या इसको दोहराएंगे। अब आइस के रिलेटेड हमारे पास 2 4 5 और इडियम्स होते हैं जो आपको जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला, ऑन थिन आइस। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, यही चीज़ें हैं जो मेरे से आप एक्सपेक्ट करते हो, वरना ये चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी कि ब्रेक द आइस का क्या मतलब है। ऑन थिन आइस का क्या मतलब होता है, आप खुद पता चल रहा है आपको कि थिन आइस मतलब आइस बहुत ज़्यादा थिन है, या फिर उस पर आप खड़े हो। कई बार आपको आप देखते हो कि रिवर होती है कोई या लेक होती है कोई, वो जम जाती है। रिवर तो नहीं जमती वैसे, बट ठीक है, कोई थोड़ा बहुत लेक है जो जम जाती है, डल लेक है, जम जाती है। वो थिन आइस होती है, जम जाती है। उसके ऊपर खड़ा होना क्या है, एक रिस्की टास्क है आपका। तो मतलब ऑन थिन आइस का क्या मतलब होता है, इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, ये साथ साथ आप चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ, डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, ये एक इडियम आपका हो गया। दूसरा आपका होता है आइस इन वंस वेन्स, मतलब ब्लड वेसल्स। ठीक है, आइस इन वंस वेन्स, इसमें आइस मतलब बंदा बहुत ज़्यादा कूल है, मतलब काम रहना, धोनी की तरह। मतलब उनके ऐसा 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 बोला जाता है कि उसकी रगों में मतलब आइस है। ठीक है, उसकी रगों में आइस दौड़ रही है, इतना कूल इंसान है वो। टू स्टे काम, क्या मतलब है इसका, टू स्टे काम इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन में भी काम रहना, तो आप सोच सकते हो महेंद्र सिंह धोनी की तरह। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद मेरे पास आता है तीसरा, कट नो आइस। कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कि कोई भी इफेक्ट ना पड़ना। जैसे आपको टीचर डांटता है या फिर मान लो कि आपको घर वाले डांटते हैं, आपको कोई असर नहीं होता ना उसका, तो इसका मतलब उसका मतलब है टू हैव नो इफेक्ट। टू हैव नो इफेक्ट। ठीक है, या फिर टू हैव नो इन्फ्लुएंस, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस, ये सारे आइस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो पूछे जाते हैं। पुट समथिंग ऑन आइस मतलब आइस के ऊपर कुछ रख देना। आइस के ऊपर कुछ रख देना मतलब कि पोस्टपोन करना। जैसे आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया जूनियर असिस्टेंट का, वैसे ही पोस्टपोन करना या डिले करना। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, टू पोस्टपोन और डिले। टू पोस्टपोन और डिले करना। ठीक है, समझ आया आपको। उसके बाद मेरा मतलब है, उसके बाद एक और मेरे पास है, स्केट ऑन द आइस। स्केट ऑन द आइस, आप देखते हो स्केटिंग होती है आइस पे। अब सब लोग तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब ये रिस्की टास्क है, तो ये यहां पे भी वही बोल सकता हूं, टू टेक रिस्क। अगर वो कर रहा है, यहां पे क्या था, ऑन थिन आइस। थिन आइस मतलब रिस्की सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में। अब वो स्केट कर रहा है आइस पे, अगर कर रहा है मतलब वो रिस्क ले रहा है। रिस्क लेना, टू टेक रिस्क। ठीक है, इतना समझ आया आपको। उसके बाद एक और आपको पूछा जाता है, एज कोल्ड एज आइस। एज कोल्ड एज आइस मतलब उस पर कोई भी इमोशंस नहीं है। क्या, कोई भी इमोशंस नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं विदाउट इमोशंस। ठीक है, विदाउट इमोशंस, इमोशनलेस बोल सकता हूं, विदाउट इमोशंस बोल सकता हूं, इस तरह से बोल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता चल गया ब्रेक द आइस, ये चीज़ें ये आपको पता चल गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो इतना आपका चलेगा काम। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका ब्रेक द आइस। ये 7 आपको इडियम जो है वो आइस से पता चल गए। नेक्स्ट टाइम ये ना पूछते हुए हो सकता है इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए। आई होप अब अगर मैं बात करूं मतलब एक सेकंड रुको जरा,
अगर मैं यहाँ पे एक मतलब नॉर्मल सी सिचुएशन आइस का मैं लेके चलूँ कि आइस की जो है वो रिलेशन किसके साथ बन रही है, आइस का रिलेशन ज़्यादातर कोई डेंजरस है चीज़, कोई रिस्की है, या फिर काम सिचुएशन है, या फिर डेंजरस सिचुएशन है, ज़्यादातर जो है वो उसी तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो आगे से लगा सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट है मेरे पास दूसरा इडियम क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब नेल मतलब कील, कील ठोकना किस पे, सिर पे। तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जहां पे सोचा है आपने वहीं पे कील ठोक दिया, सिर पे। तो क्या है इसका मतलब, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, हिट द नेल ऑन हेड। अब फिर कि जो बिल्कुल एक्यूरेट है, राइट है, इससे रिलेटेड कुछ और हमारे पास इडियम्स बनते हैं। जैसे कि अगर इडियम्स या फ्रेजेस भी होता है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है आपको, तो फ्रेजेस में अगर मैं बात करूं तो फ्रेजेस में कुछ आता है हमारे पास, जैसे स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन क्या होता है, बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली राइट। उसके बाद मेरे पास कुछ फ्रेज आता है बैंग ऑन। ठीक है, इसका भी क्या मतलब होता है, कंप्लीटली एक्यूरेट। उसके बाद मेरे पास मतलब होता है ऑन द मार्क। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ऑन द मार्क, खड़े हो जाओ अब लास्ट, मतलब आपका फाइनल रेस है, ऑन द मार्क 1 2 3 ऐसा कुछ करते हैं ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट लास्ट पोजीशन पे आप हो। उसके बाद डेड राइट, क्या डेड राइट, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्यूरेसी से रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर राइट ऑन टारगेट, ये तो चलो आपको पता ही चल जाएगा, राइट एंड टारगेट मतलब बिल्कुल जो टारगेट था उसी पे जाके लगा। उसके बाद आपके पास मैं अगर बात करूं तो सिर्फ अगर नेल इट भी बोला होगा ना, सिर्फ नेल इट भी बोला होगा, तो इसका मतलब भी है टू डू समथिंग परफेक्टली। क्या है, टू डू समथिंग परफेक्टली, परफेक्ट, जैसे वो माधुरी बोलती है ना परफेक्ट, वैसे ही परफेक्टली। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो एक मेरे पास मैथमेटिकल रिलेटेड भी इससे वो आता है, स्ट्राइक द राइट कॉर्ड। स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है आपको पता है, क्या होती है, मैथ में पढ़ाया है मैंने सर्कल्स में। तो स्ट्राइक द राइट कॉर्ड का भी क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा कहना, ऐसे वो बोलते हैं ना कि आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है, बिल्कुल वो बात की है जो चाहिए थी, मतलब वो कहना, टू से समथिंग दैट इज एक्यूरेट, ऐसा लिख सकता हूं, टू से समथिंग वेरी एक्यूरेट। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, इतने आपको पता चल गए, इतना चलेगा आपका। उसके बाद एक और है, एक और देख लो जरा, एक और मेरे पास इडियम क्या बनता है, रीड समवन लाइक अ बुक। रीड समवन लाइक अ बुक मतलब बुक जैसा, बुक जैसा मतलब एक्यूरेट, टू अंडरस्टैंड इजीली। क्या है इसका मतलब, टू अंडरस्टैंड इजीली या फिर टू अंडरस्टैंड एक्यूरेटली, इस तरीके से भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो कितने पता चल गए, यहां से भी आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास जो है आपको पता चल गया। तो ये मकसद है करने का, ये मकसद नहीं है ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 हिट द नेल ऑन द हेड टू बी एक्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। चलो जी हो गया, चलो जी अगले क्वेश्चन पे, ये मकसद नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मुझे बोला है सिनोनिम निकालना है, इसका पता करना है कंपेलिंग का सिनोनिम क्या है। कंपेलिंग कहां से आया हुआ है, आधे वर्ड आपके पता कैसे सॉल्व हो जाते हैं। देखो मुझे भी सारा नहीं आता, सिंपल सी बात है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बोलने की कि मैं कोई इंग्लिश का टीचर, मतलब मैं अगर बोलूँगा मैं 100% इंग्लिश का टीचर, मैं नहीं हूँ इंग्लिश का टीचर, मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूँ, मुझे भी सारा नहीं आता, लेकिन मुझे पढ़ाना आता है। ठीक है, पढ़ाना आना वो बहुत बड़ी बात है। कंपेलिंग कहां से निकला हुआ है, कंपेलिंग निकला हुआ है कंपेल वर्ड से, किसी को कंपेल करना, आपने बहुत बार सुना होगा, कंपेल करना मतलब किसी को फोर्स करना। ठीक है, फोर्स करना कि बिलीव करो ही करो, मतलब कोई दो बंदे हैं, मान लो कि ये दो बंदे हैं, अब ये पहला बंदा जो है ना, इसको कंपेल कर रहा है, इसको फोर्स कर रहा है कि तुझे बिलीव करना ही होगा। क्या कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि तुझे बिलीव करना ही होगा, तो मतलब बिलीव करने पे फोर्स करना उसको। ठीक है, फोर्स करना, बिलीव करना, कन्विंस करना, उसको मनाना, फोर्सफुली हो, जैसा भी हो। तो कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, कंपेलिंग का मतलब होता है कन्विंसिंग। क्या मतलब होता है, किसी को कन्विंस करना। अब अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, और कन्विंसिंग तो हो गया, और इसमें क्या बनते हैं, और इसके क्या बनते हैं, कंपेलिंग का क्या होता है, कंपेलिंग का ये फोर्सफुल भी होता है इसका। ठीक है, फोर्सफुल भी इसका क्या आ गया, सिनोनिम। पावरफुल या फिर पावर भी क्या आ गया, इसका सिनोनिम आ गया। उसके बाद मैं बात करूं तो परसुएसिव, PERSUASIVE, परसुएसिव भी क्या है, इसका सिनोनिम है। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, परसुएसिव का मतलब होता है, मतलब वही है कि किसी को कन्विंस करना, उसके इसका मतलब उस बंदे के पास एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू कन्विंस समवन, परसुएसिव का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कन्विंस समवन। यहां से निकल के ही आया परसुएसिव से परसुएड, परसुएड से ही परसुएसिव। तो यहां पे लिखा हुआ है ना, द स्पीकर आर्ग्यूमेंट वाज कंपेलिंग इनफ टू परसुएड द ऑडियंस, मतलब परसुएड द ऑडियंस मतलब उनकी, उसके पास स्पीकर का जो आर्गुमेंट था, उसके पास इतनी एबिलिटी थी कि वो उसको कन्विंस कर पाता, किसको, ऑडियंस को कन्विंस कर पाता। तो परसुएसिव भी इसका क्या है, सिनोनिम ही है।
ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एक और बोलूँ तो इसका इन्फ्लुएंशियल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फ्लुएंशियल, FLUENTIAL। ये सारे क्या है, सिनोनिम है। आगे मैं एस लिख देता हूँ। फोर्स भी क्या है इसका, एस मतलब सिनोनिम। पावरफुल भी क्या है, सिनोनिम। परसुएसिव भी क्या है, सिनोनिम। इन्फ्लुएंशियल भी क्या है इसका, सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम बोलते हैं हम लोग ऐसे, मतलब इंग्लिश में सिनोनियम नहीं बोलते, सिनोनिम बोलते हैं आजकल, बट ठीक है, सिनोनियम भी बोलो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि इसका एंटीनम क्या हो जाएगा, मतलब एंटोनियम जो आप बोलते हो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा या एंटीनम इसका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे है फोर्स या फिर पावरफुल, तो पावरफुल का उल्टा अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वीक हो जाएगा। कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, अनकन्विंसिंग हो जाएगा। ठीक है, अनकन्विंसिंग मतलब जो आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा है, जो कन्विंस नहीं कर पा रहा है मतलब कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसकी एंटीनम्स हो जाएंगी या एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये चीजें इस तरीके से पढ़ना जो है वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव का भी मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव भी वही हो गया कन्विंसिंग। एक और सिनोनिम आ गया इसका, क्या, इफेक्टिव भी अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, कन्विंसिंग का क्या है, इफेक्टिव भी अगर मैं बोलूंगा वो भी क्या है मेरे पास, सिनोनिम है इसका। ठीक है, अगर इफेक्टिव यहां पे आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर इनइफेक्टिव आ जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये आपका सारे एंटोनियम्स होंगे, तो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे एंटोनियम्स होंगे, ए लिख देता हूं लास्ट में। ठीक है, समझ आ गया आपको, इतना पता चला। चलो जी, इतना पता चल गया तो हम अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है, हिज एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिगुअस लीविंग द ऑडियंस कंफ्यूज्ड। अब देखो इस सेंटेंस से ही पता चल रहा था, अगर आपको एम्बिगुअस का मतलब नहीं भी पता होता ना तो विदाउट एम्बिगुअस भी आपको इस सेंटेंस से ही पता चल रहा था कि हिज एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिगुअस लीविंग द ऑडियंस कंफ्यूज्ड। ऑडियंस अगर कंफ्यूज है तो क्यों कंफ्यूज होगी, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आया होगा। क्या, ऑडियंस अगर कंफ्यूज है तो उनको कुछ समझ नहीं आया होगा। समझ नहीं आया मतलब उनके लिए कुछ क्लियर नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं अनक्लियर। अनक्लियर मतलब कुछ डाउटफुल रहा होगा उनके लिए, रहा होगा, या फिर अनसर्टेन रहा होगा। तो एम्बियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल हो गया, अनक्लियर हो गया, अनसर्टेन हो गया। ये सारे किसके मतलब है, आपके एम्बिगुअस के मतलब है। या फिर मैं वेग भी बोल सकता हूं। ठीक है, वेग भी क्या होता है, अनक्लियर, डाउटफुल, इसको क्या बोलता हूं, वेग। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अनसर्टेन भी क्या है इसका सिनोनिम, मुझे फाइंड क्या करना था, सिनोनिम ही फाइंड करना था। अब जब आपके पास सिनोनिम आ गया अनक्लियर, तो आपको पता है एंटीनम अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्लियर हो जाएगा इसका। अगर ये डाउटफुल है तो मतलब अनडाउटफुल, वेग है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, क्या हो गया, हाँ मतलब ये प्रिसाइज, क्लियर, डायरेक्ट, ये सारे क्या हो गए आपके, इसके एंटीनम्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डाउटफुल। अब समझ आया आपको, समझ आ गया। तो इसका अगर मैं एंटीनम्स की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, ये लिखा ही हुआ है, क्लियर लिखा है, प्रिसाइज लिखा है, सर्टेन लिखा है। सर्टेन नहीं लिखा है तो सर्टेन मैं लिख देता हूं। अनसर्टेन क्या हो गया इसका, सिनोनिम हो गया, तो एंटीनम क्या हो गया आपका, सर्टेन हो गया। उसके बाद मैं बात करूं आपका डेफिनेट भी इसका क्या हो गया, एंटीनम हो गया। ठीक है, या फिर क्लियर के रिलेटेड कोई भी वर्ड है तो आपका चलेगा। ठीक है, अब देखो ये इसमें कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल होगा, पर्टिकुलर होगा, ध्यान से सुनना। देखो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना जिसको हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना होता है, उसका एक पर्टिकुलर फ्लो होता है सेंटेंस का। ठीक है, पर्टिकुलर फ्लो मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है सेंटेंस का। उसने सेंटेंस में कुछ कहा होता है, हमको सेंटेंस में ढूंढना होता है ये वाली चीज़ कहाँ कही है, ये वाली चीज़ कहाँ कही है, ये वाली चीज़ कहाँ है, ये वाली चीज़ कहाँ है, उसके हिसाब से हमको उसको अरेंज करना होता है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 66 समझाता हूँ जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्यों आऊँगा, ऐसा क्यों किया मैंने, मेरे पढ़ाने का एक मकसद होता है, तो मुझे पहले वो पूरा करने दो, उस हिसाब से बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, सबसे पहले वो ढूंढो। जैसे कैनॉट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, दैट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंटेंस स्टार्ट होना क्यू से ही है। क्या दैट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं। बट से हो सकता है क्या, नहीं। कैनॉट से हो सकता है क्या, नहीं। मतलब सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो क्यू से ही होगा। तो जो क्यू वाले ऑप्शन है उसको रखो, बाकी हटाओ। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 2 एलिमिनेट हो गए। मैंने आपको पहले भी बोला था एलिमिनेशन एक आर्ट है, आर्ट। जिसको ये आर्ट आ गया उसको बहुत सारा इंप्रूवमेंट जो है अपने एग्जाम में दिखेगा। नहीं भी आता होगा क्वेश्चन तब भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब देखो क्यू से स्टार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, सबसे पहले हमको ढूंढना होता है सब्जेक्ट की किस बारे में बात हो रही है। मेन सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है, क्या चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद सब्जेक्ट के जब हमको मिल गया कि किस बारे में बात हो रही है, उसके बाद हमको ढूंढनी होती है उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। क्या ढूंढनी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन ढूंढनी होती है थोड़ी सी, कि मतलब वो क्या बोल रहा है आगे, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है, उसकी वो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। उसके बाद हमें ढूंढना होता है कि अब ठीक है एक्सप्लेनेशन उसने दे दी, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ें हैं उसमें, अब लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, लास्ट में क्या कंक्लूजन उसका निकलेगा। इस तरह से मुझे इस सेंटेंस को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है।
इतना आपको समझ आया? तो सबसे पहले इतना मुझे पता है कि क्यू से स्टार्ट होगा। जब क्यू से स्टार्ट होगा तो मतलब इतना तो मुझे पता चल चुका है कि अब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो क्यू आर पी एस है या तो क्यू पी आर एस है। अब मैं जब स्टार्ट करता हूं क्यू से, तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब उसने किसके बारे में बात की है? एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है। मतलब मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया? अब इसके बारे में मुझे बताना है थोड़ा सा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की क्या बात की है वो मुझे बताना है इसके बारे में। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैनॉट बी एड्रेस्ड थ्रू आइसोलेटेड एक्शंस। क्या बोला है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो आइसोलेटेड एक्शंस के थ्रू जो है वो एड्रेस नहीं हो सकती। आइसोलेटेड मतलब, आइसोलेटेड क्या होता है? मतलब अकेला। आइसोलेट क्या करना, क्या होता है? अकेला। मतलब खुद के अकेले के एक्शन से ये चीज़ें जो है वो कम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। पहले तो बात की थी किसकी? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। उसके बाद किसकी बात की गई? कि उसके एक्सप्लेनेशन की। उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में क्या बताया है। यही बताया कि उनको हम लोग आइसोलेटेडली क्या बोलते हैं उसको, एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आइसोलेटेड कैनॉट बी एड्रेस्ड थ्रू आइसोलेटेड एक्शंस। ठीक है, इतना समझ आया? तो ये भी हमको पता चल गया कि हमें सब्जेक्ट भी मिल गया कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन भी या एक्सप्लेनेशन भी मिल गई कि भैया उसको हम लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। अब फिर उसका कंक्लूजन क्या चीज़ है? फिर क्या करें? अगर अकेले नहीं कर सकते तो क्या करें? क्योंकि फिर क्या करें कि बट डिमांड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसके लिए चाहिए। सिंगल काम नहीं कर पाएंगे, सिंगली आइसोलेटेडली काम नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए हमें डिमांडेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स लगेंगे। सिंगली हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्यू पी एस आर जो है वो होना चाहिए। आई थिंक कुछ लोगों ने क्यू आर पी एस भी बोला है। अब मुझे नहीं पता उस चीज़ का, कि इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मतलब क्या है, बट मुझे मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए इसका क्यू पी एस आर। आपको लगता है कुछ एक्सप्लेनेशन आप इसकी दे सकते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैसा चलता है? पहले कुछ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होगी तो कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन दी गई होगी, फिर उसको सोल्यूशन दिया गया होगा कि अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व हो सकती है? प्रॉब्लम तो आ गई, इसकी वजह से ये आगे हो गया, बट अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको चलते हैं। अब देखो, अगर आपको ये 66 समझ आ गया ना, तो अब ये जो आपको पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया, अगर आपको ये थोड़ा सा पता चल चुका है तो अब आपको पैटर्न सामने समझ आने लगेगा। देखो पहले तो ये देखो क्यूपी है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मेरा आर और एस से सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो ये तो मतलब इसमें तो कोई था ही नहीं वैसा। इसका मतलब या तो मेरा क्यू से स्टार्ट होगा या तो मेरा पी से स्टार्ट होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, पहले कुछ सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये जो 4 लाइनें दी हैं, बात क्या हो रही है इस बारे में? इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। लीडरशिप के बारे में बात हो रही है, मतलब क्यू से स्टार्ट होगा तो पी वाला तो चलो गया। ठीक है, पी वाला चला गया। अब लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। बात क्या हो रही है भैया? क्या बात हो रही है उनके बारे में? इफेक्टिव लीडरशिप क्या करती है? इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। क्या बात हो रही है उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती तो उसका कंक्लूजन होता कुछ। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती ना, जैसे यहाँ पे क्या था, इन्वायरमेंटल इशू था, ये एक प्रॉब्लम थी, तो लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन भी दिया होगा कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात बोली गई है कि इफेक्टिव लीडरशिप जो है, इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ना। क्या एक्सप्लेन किया कि इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। कैसे? बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स को अलाइन करता है विद द शेयर्ड वर्जन एंड पर्पस। तो ये तो सामने पता चल गया आपको। क्यू के बाद क्या आने वाला है? पी आने वाला है। तो क्यू के बाद पी मेरे पास एक ही ऑप्शन में है। कैसे करता है? ये सारी चीज़ें उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बात किसकी की है? इफेक्टिव लीडरशिप की। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा चीज़ें आसानी हो जाती है। बाकी आप ज़्यादा मेरे से जानते हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो मेरे से, आपको पता होगा ज़्यादा किससे करना है। अगर कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी देना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, बिल्कुल ओपन है। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ा इंग्लिश का टीचर हूँ या कोई महान व्यक्ति हूँ, नहीं। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ गया क्या? आर्टिकल आई एम गोइंग टू डैश कंसर्ट टुमारो। अब आपको इतना तो मतलब कोई भी इंसान है इतना तो पता ही है कि एन नहीं आ सकता। एन किसके साथ आता है ये तो आपको पता ही है। कंफ्यूजन यहाँ पे मे भी हो सकती है ऑन और ए में, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी स्टिल आपको लगता है कि ऑन और ए में आपकी कंफ्यूजन है तो दूर किए देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। अब देखो कंसर्ट क्या होता है? कंसर्ट होता है आपको पता है एक म्यूजिक शो, जैसे करण औजला का चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग टिकट्स मांग रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे मांगते रहते हैं, उनका चलता रहता है और मांगते रहते हैं शो, टिकट्स मांगते रहते हैं बेचारे। तो कंसर्ट मतलब एक म्यूजिक शो है, एक म्यूजिक शो है तो एक अकेला म्यूजिक शो है सिर्फ। तो क्या बात करेंगे उसमें? अकेले की बात जब करेंगे तो क्या बात करेंगे? ए की बात करेंगे। जब मैं ए की बात करता हूँ, ये तो आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ए जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब होता है
ए मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? एनी वन, ध्यान से सुनना, एनी वन कोई एक, ठीक है, एनी वन इन मैनी, रुक जाओ ज़रा, एनी वन इन मैनी और ऑल, यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल पता चल रहा है कि सिंगल म्यूजिक शो की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ए आएगा। अब बात करते हैं ज़रा ऑन की। ऑन कहाँ पे यूज़ होता है? ऑन का क्या मतलब है, क्या मकसद है? ऑन के साथ साथ और क्या चीज़ें होती हैं? अब देखो अक्सर यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है किस किस चीज़ में। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, एक ऑन में कन्फ्यूजन होती है, इसके साथ हमारे पास अबव होता है, उसमें कन्फ्यूजन होती है, उसके साथ हमारे पास एक ओवर होता है। तीनों में हमें कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे ओवर लगाएं, कहीं पे ऑन लगाएं, कहाँ पे अबव लगाएं। तो ऑन हमें वहाँ लगाना होता है यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो टच हो रही हैं। क्या? जहाँ पे चीज़ें टच हो रही हैं वहाँ पे हमको क्या लगाना है? ऑन। मैं बताऊँगा अभी चीज़ें। जैसे मैं अगर बात करूँ ऑन का सेंटेंस अगर मैं बनाऊँ कि बुक जो है वो टेबल पे है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक टेबल पे टच हो रही है, ऐसे हवा पे तो नहीं लटकी है। ऐसा तो नहीं है कि ये टेबल है मेरे पास और ये बुक जो है वो हवा में लटकी है टेबल के, नहीं, बुक जो है वो अगर रखी होगी उस पर तो उसके साथ टच कर रही होगी, तो मैं क्या बोलूँगा? बुक इज ऑन द टेबल। अब क्योंकि टेबल खुला हुआ है, टेबल खुला है ना ऊपर से, ऐसा तो नहीं है कि वो टेबल के बीच में जो ये कबर्ड सी बनी होती है उसके अंदर है। अगर इसके अंदर होगा मतलब एनक्लोज्ड है किसी एरिया के अंदर, अगर किसी एरिया के अंदर एनक्लोज्ड हो या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर एनक्लोज्ड हो, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? उस समय मैं इन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। इन चल अलग आ गया, अलग छोड़ो, अभी इनकी बात कर ही नहीं रहे, मैं ऑन अबव और ओवर की बात कर रहा हूँ। तो ऑन मतलब जब हमारा टचिंग हो रहा हो, टचिंग मतलब जब हम सरफेस को टच कर रहे हूँ। द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास टच हो रहा है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? ऑन यूज़ करूँगा। अबव मेरा होता है कि जब टच नहीं हो रहा है, नो टचिंग, ठीक है, जरा टच भी नहीं होता इसमें, नो टचिंग अलाउड, या फिर नो टचिंग, जरूरत नहीं होती टचिंग की। इसमें भी ओवर में भी नो टचिंग होता है, मतलब इसमें टच नहीं होता, ठीक है। लेकिन अबव जो है वो हम यूज करते हैं नो टचिंग लेकिन एट रेस्ट पे, और ओवर हम यूज करते हैं नो टचिंग बट इन मोशन में। समझ आया आपको? अब मैं सेंटेंस अगर बोलूं कि मेरे ऊपर क्या है इस समय? फैन लगा हुआ है। अब मेरे ऊपर मतलब मेरे साथ टच थोड़ा ना कर रहा है फैन, ठीक है। और फैन क्या है इस समय? रेस्ट पे है, क्योंकि इतनी ठंड तो आई नहीं है, गर्मी तो आई नहीं है इतनी कि मैं फैन चला लूँ अभी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? द फैन इज अबव माई हेड, ठीक है, मेरे हेड के, सिर के ऊपर क्या है? फैन है। इतना समझ आया आपको? क्योंकि टच नहीं कर रहे। उसके बाद अगर मैं ओवर की बात करूं, ओवर की बात अगर मैं करूंगा तो ये हमेशा चलता है कि जैसे मतलब कि टच तो नहीं हो रहा। जैसे हम बोलते हैं कि प्लेन की बात अगर मैं करूं, ठीक है, प्लेन की बात जब मैं करता हूं तो ऐसे बोलते हैं ना, प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, ठीक है, फ्लू ओवर द सिटी। आप देखो टच तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा टच, लेकिन क्या जो सिटी से वो फ्लू कर रहा है, मतलब जा रहा है, जब वो उड़ रहा है तो क्या वो रेस्ट पे है? क्या नहीं, वो उड़ रहा है, वो चल रहा है। इसका मतलब इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? ओवर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम, ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है जो बहुत बार आपको सुनने को मिलता है, ही जंप्ड ओवर द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल, ठीक है। अब जब वॉल पे जंप किया, वॉल के ऊपर से जंप किया होगा ना, बीच से तो नहीं निकला होगा कहीं से। अब ऊपर से जंप किया मतलब टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जब टच नहीं हो रहा है लेकिन वो रेस्ट पे भी नहीं है, वो जंप कर रहा है, इसका मतलब मोशन में है, चल रहा है, मूवमेंट में है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं, ठीक है। ये वैसे आपका आ गया, मतलब ये अलग चीज़ में घुस गया, मैं प्रीपोजिशन में घुस गया। ये था आर्टिकल का क्वेश्चन, बट क्योंकि आपको डाउट है इन चीज़ों में तो मुझे लगा कि ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आगे चलता हूँ, एक मिनट प्लीज़। क्या मैं यहाँ पर थोड़ी सी एन की बात कर लूँ क्या? ठीक है, इसकी बात कर लूँगा क्योंकि इसका क्वेश्चन तो है नहीं, आगे वाले में भी हमारे पास आंसर द है, एन का क्वेश्चन है नहीं, तो एन की बात मैं यहीं पर कर लेता हूँ। एन हमारा कहाँ यूज़ होता है? सबको ये पता है कि भैया जो वोवल साउंड आ रहे हैं, जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग उसके साथ में एन यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है उसके साथ में ए यूज़ करता हूँ, वो ठीक है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन क्या मैं यूनिवर्सिटी के साथ एन यूज़ करता हूँ क्या? सर यूनिवर्सिटी तो वोवल के साथ स्टार्ट हो रहा है यू के साथ, लेकिन क्या इसके साथ मैं वोवल यूज़ करता हूँ क्या? नहीं करता। मैं इसके साथ क्या यूज़ करता हूँ? ए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से तो क्या आना चाहिए था? सर एन आना चाहिए था, लेकिन एन नहीं आता, लेकिन ए आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुन लो कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ साउंड्स होती हैं, ठीक है, मैं साउंड के हिसाब से डिसाइड कर, एक तो हो गया कि चलो वोवल है तो चलो ठीक है, बट फिर भी मैं कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? वो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी पूछ देते हैं, या फिर पूछ देते हैं ए यूरोपियन होगा या एन यूरोपियन होगा, ए एमएलए होगा या एन एमएलए होगा, ऐसी चीज़ें वो पूछ देते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो एम है भैया, एम है तो कॉन्सोनेंट है, आपके पास ए आना चाहिए लेकिन आता एन है, क्या दिक्कत हो गई? ई है, यहाँ पे वोवल है, आना एन चाहिए लेकिन आता ए है, क्या दिक्कत हो गई सर? अब देखो इसका मतलब हमें साउंड का थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मैं साउंड की बात करूँ तो साउंड चेक 1 2 3, देखो ध्यान से सुनो। कहाँ लिखूँ यार, कहाँ लिखूँ? चलो इधर ही कहीं पे सेटल करता हूँ इस चीज़ को, एक सेकंड रुको ज़रा।
कहीं यहीं पे सेटल करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, आप क्या करूँ, अब मैं दूसरा यहाँ पे चीज़ ऐड करूँगा तो फिर आपको बाद में ये नोट्स नहीं दे पाऊँगा। देखो ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, साउंड, मुझे साउंड चेक करनी है। अगर मेरे पास साउंड आ रही है, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर एम है मेरे पास, अगर एल है, अगर मेरे पास एन है, अगर मेरे पास एस एफ एच आर, ये चीज़ मैं जब बोलता हूँ, इसको एक बार बोलने की ट्राई करो। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो अजीब सा लगेगा। अब मैं बोलूँगा ए एम एम एम, 4-5 बार बोलूँगा ना, तो आपकी साउंड पता किस तरीके से निकलेगी, एक सेकंड रुको ज़रा। आपकी एम तो आपकी कुछ इस तरीके की साउंड निकलेगी, ठीक है। एम एम तो इस तरीके की ई एम करके साउंड निकलेगी। तो साउंड आपकी जो निकल रही है ना, यहाँ से ई करके साउंड निकल रही है, वॉवल की साउंड निकल रही है। जब वॉवल की साउंड निकल रही है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, एन। सिमिलरली एल होगा तो एल एल एल, ये सिंपल एल नहीं है, ई एल करके साउंड निकलती है। ये मतलब ये अब तरीका होता है। आप बोलोगे कि सर नहीं मेरी तो एल ही निकल रही है, मेरा ई नहीं निकल पा रहा, तो अब मैं इसे मतलब ऐसे कैसे बता दूंगा हवा में ही कि मेरा ई निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। बट ये मतलब इंग्लिश है तो ये ऐसा ही रखना पड़ता है। सिमिलरली एन की बात करता हूँ तो ई एन करके साउंड निकलती है, एस की बात करता हूँ तो ई एस होती है, एफ की बात करता हूँ तो ये ई एफ होता है, एच की बात करता हूँ तो ये ए एच साउंड होती है, आर की बात करता हूँ तो ये ए आर साउंड होती है। तो इनमें जब ये ऐसी साउंड आती है तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा यहाँ पे एन यूज़ करना है, ठीक है। जैसे वारिस होता है ना, हायर हेयर जो भी बोलो आप, जो भी बोलते हो उसको, एन यूज़ होता है, एच ई आई आर, ठीक है। क्योंकि साउंड क्या है, आपके पास साउंड क्या यूज़ हो रही है उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। तो एच तो ए एच साउंड हो रही है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। समझ आ गया आपको। अब मैं जब एम एल ए की बात करूंगा तो एम एल ए की जब मैंने बात की तो एम एल ए की मतलब एम एल ए मतलब एम ई एम की साउंड हो रही है, तो उसमें क्या आएगा मेरे पास, एन एम एल ए आएगा। समझ आ गया आपको। अब आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब यूनिवर्सिटी के साथ भी जो है, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन कहाँ गए, ये है ना यूनिवर्सिटी और ये है यूरोपियन। अब इन दोनों में अगर आप बोलोगे कि सर यू यू, तो सर यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड नहीं होती है, वाई साउंड होती है। ये क्या साउंड होती है, वाई साउंड होती है, ठीक है। क्या साउंड होती है, वाई साउंड होती है। सिमिलरली यूरोप में भी क्या साउंड होती है, वाई साउंड। और जब वाई साउंड होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वोवल साउंडिंग नहीं है, जब वोवल साउंडिंग नहीं है तो क्या लगेगा, इसके साथ ए लगेगा। सिमिलरली इसके साथ भी क्या लगेगा, ए। अब नेक्स्ट टाइम से ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, यूनिवर्सिटी, एमएलए, यूरोपियन, हायर, ये चीज़ें जो है वो बहुत बार पूछी जाती हैं। अब आप याद रखना कि साउंड पे ध्यान देना है आपको। यूनिवर्सिटी के साथ ए होता है, या तो रट लो फिर, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन के साथ, और एमएलए के साथ एन होता है, एमएलए के साथ एन होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी और यूरोपियन के साथ ए होता है। या तो रट लो फिर, दो ही तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। समझ आ गया आपको। आई होप अब आपको क्लैरिटी जो है थोड़ी बहुत जितनी मैं दे सकता था मैंने प्रदान की आपको। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, दोबारा आर्टिकल का क्वेश्चन है, एट डैश इक्वेटर सनराइज ऑकर्स एट द सेम टाइम ईच डे। आपको पता है द आएगा। अब द कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या चीज़ है, अब सारा मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता। मेरे पास कम से कम 14 से 15 रूल्स हैं जिसमें मुझे पता है कि कहाँ पे मतलब द यूज होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं हेवनली बॉडीज़ की बात करूँ ना, किसकी बात करूँ मैं, हेवनली बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ, मतलब जैसे द सन, अब मैं मतलब हाँ द सन, उसके बाद द मून, ठीक है, उसके बाद द अर्थ, ठीक है, द मिल्की वे, उसके सिमिलरली द इक्वेटर, ठीक है। इसके साथ क्या यूज़ होगा आपका, मतलब द यूज़ होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा हो जैसे मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, सॉरी सेकंड फ्लोर पे जाना है, दो सेकंड फ्लोर, दो सेवन्थ फ्लोर, दो नाइन्थ फ्लोर, इस तरीके से, दो थर्ड लेन, दो फोर्थ लेन, इस तरीके से, ठीक है, ये बोलूँगा। या फिर मेरे पास अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है, जैसे हाईएस्ट, तो मैं बोलूँगा दो हाईएस्ट पीक, दो स्मॉलेस्ट एनिमल, इस तरीके से मैं जाऊँगा, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ है मेरे पास जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स जो होती हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके साथ मैं द यूज़ करता हूँ। लेकिन उसमें से कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडिया टुडे है ना, द इंडिया टुडे नहीं होता, इंडिया टुडे है। फोर्ब्स की मैगजीन होती है, द फोर्ब्स मैगजीन नहीं मैं यूज़ करता, मैं क्या यूज़ करता हूँ, सिर्फ फोर्ब्स मैगजीन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक दो एग्जांपल्स होती हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ याद रखना आपकी। इंडिया टुडे क्या है, इसमें एग्जाम्पल वो है, एक्सेप्शन है। सिमिलरली और भी होंगी कुछ, इंडिया टुडे जो है एग्जाम्पल है। सिमिलरली फोर्ब्स की जो मैगजीन है वो भी इसकी क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। इसके साथ द यूज़ नहीं होता, तो मैं लिख भी देता हूँ द यू है वो इसके साथ यूज़ नहीं होता है। बाकी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, कुछ एडवर्बल कंपैरेटिव्स होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द हाइयर वी गो द कूलर इट गेट्स, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, द हाइयर वी गो द कूलर इट गेट्स। जितना हम लोग हाई जाएंगे उतना कूलर होता जाएगा, उतना कूल होता जाएगा, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, द। बहुत सारी चीज़ें, इतना पढ़ा नहीं सकता मैं एक चीज़ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल आपका है प्रीपोजिशन का सवाल। प्रीपोजिशन क्या बोल रही है, द डॉक्टर्स गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ।
डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी, क्यों दी, कुछ रीज़न होगा ना, डॉक्टर ने क्यों लिख के दिया, पागल थोड़ी है वो, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने अगर मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी तो कुछ रीज़न होगा उसके पीछे, क्या होगा, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा और उसके पीछे कुछ पर्पज़ होगा। अगर मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी गई है तो जब रीज़न और पर्पज़ की बात आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, फॉर यूज़ करते हैं। फॉर क्या होता है, फॉर शो करता है हमें कि कोई पर्पज़ या फिर कोई रीज़न, ठीक है। तो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन क्यों दी गई होगी, क्योंकि हमें क्या है, कफ है, बेचारा बीमार हो चुका है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बीमार हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि टू क्या बताता है हमको, टू बताता है हमें, मतलब अगर मैं टू की बात करूँ प्रीपोजिशन में, तो टू हमें बताता है कि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन या फिर स्ट्रेट लाइन में अगर हम चल रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे टू यूज़ करते हैं। या फिर टू हमें बताता है कनेक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ कफ के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, हमें कफ है वो अलग चीज़ है, लेकिन कफ के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, हमें कफ है, इसी वजह से डॉक्टर ने क्या लिखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखी होगी, ठीक है, समझ आया आपको। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको प्रीपोजिशन बता दूँ क्या, मतलब कि जो एज इट इज़ यूज़ की जाती है। जैसे कई बार होता है ना कि आपको पूछा जाता है कि कमांड के साथ क्या यूज़ होगा, इंसिस्ट के साथ क्या यूज़ होगा, उसके बाद आपका डिस्प्यूट के साथ क्या यूज़ होगा, जो डेफिनेट होता है कि मतलब ये स्टैटिक है, ये मतलब वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो थोड़े से वो बता देता हूँ आपको, क्या करूँ फिर, बताना पड़ेगा। पहले आपको लास्ट वाला, क्योंकि एक ही बचा, ये पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ। माई वॉच इज डैश द टेबल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब है कि टच कर रहा होगा, बताया मैंने ऊपर, कहाँ बताया, कहाँ गया ये आया। ऑन का क्या मतलब है, टच कर रहा होगा, हवा में नहीं लटकी है वॉच। अगर मैंने वॉच रखी है टेबल पे तो वो हवा पे नहीं लटकी होगी, वो कहाँ पे होगी, उसके साथ टच कर रही होगी। टच कर रही है तो क्या आएगा आपका, ऑन आएगा। ये चीज़ें याद रखना, अगर टच नहीं हो रहा है तो अबव और ओवर दोनों आ सकता है। अबव का मतलब अगर चीज़ रेस्ट में है तो अबव आएगा, अगर ओवर का मतलब अगर चीज़ मोशन में है, मूवमेंट कर रही है या कुछ, उसके नीचे उसके साथ क्या आएगा, ओवर आएगा। जैसे मैंने फ़ैन की बात की तो फैन इज़ अबव माई हेड, या फिर फैन इज अबव मी, इस तरह से मैं कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर है, रेस्ट पे है फैन इस समय। अगर वो मोशन में होता तो मैं ओवर बोल सकता था कि फैन अभी घूम रहा है, मेरे ऊपर घूम रहा है। अगर घूम रहा होता तो मैं ओवर का यूज़ करता, ठीक है। जैसे प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, ये जा रहा है, प्लेन मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब क्योंकि इसकी इंग्लिश हो गई है कंप्लीट, अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपको प्रीपोजिशन जो है वो बता दूँ, तो ध्यान से सुनते रहो। अब ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहले मेरे पास आता है कमांड ऑफ, ठीक है। कमांड मेरे पास, कमांड के साथ मेरे पास क्या यूज़ होता है, कमांड ऑफ। आपको क्या दिया होगा, कई बार आपको, मतलब ये सेंटेंस पे भी वैसे डिपेंड करता है, बट ये है जनरल जो यूज़ होती हैं, जो बहुत बार यूज़ होती हैं और आपको पूछी जाती हैं, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं आ पाता। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं आऊँ तो एक्सपर्ट के साथ यूज़ आती है एक्सपर्ट इन, ठीक है। एक्सपर्ट के साथ क्या यूज़ होता है, एक्सपर्ट इन। उसके बाद मैं तीसरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंसिस्ट, ठीक है। इंसिस्ट आपको क्या दिया जाता है, आपको दिया जाता है इंसिस्ट ऑफ, लेकिन ये गलत होता है, इंसिस्ट के साथ होता है ऑन, इंसिस्ट ऑन। उसके बाद आपको जो दिया जाता है डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट के साथ आपको क्या दिया जाता है, अमंग, लेकिन डिस्प्यूट के साथ अमंग ना होके डिस्प्यूट के साथ क्या होता है, बिटवीन होता है, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन होता है, लेकिन कब, जब दो पर्सन होंगे या दो चीज़ें होंगी या दो चीज़ कुछ भी होगी। अमंग होगा कब, जब ग्रेटर देन दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, कुछ होगा, ये तो आपको पता ही है। अमंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दो से ज़्यादा जब होंगे तो क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इसको गलत नहीं करता हूँ, गलत तो नहीं है, बट हाँ, दो से ज़्यादा होंगे तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अमंग। अगर दो होंगे तो मैं क्या यूज़ करूँगा, बिटवीन यूज़ करूँगा, ठीक है। इतना समझ आया। उसके बाद मेरे पास होता है बाउंड, बंधना। बाउंड फॉर होता है, आपको दिया होगा बाउंड टू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, उसके बाद कुछ मेरे पास और भी आती है, ऐसे तो बहुत सारी आती है, मैं कितनी ही करा पाऊंगा आपको, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, अकॉर्डेंस विद होता है, अकॉर्डेंस विद होता है, ये भी याद रखना। अलोंग विद, अलोंग के साथ भी अलोंग विद, ये भी याद रखना। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको इन्फीरियर टू, ठीक है, इन्फीरियर टू, जनरली IOR इज फॉलोड बाई टू, जनरली, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं आपकी तो आई थिंक कितना काम आपका कर जाएगा, एक लिख लो और अप्रूव ऑफ, ठीक है, अप्रूव ऑफ। तो ये आई थिंक कुछ ऐसी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा सेंटेंस में यूज़ होती है। चाहे ये भी लिख लो, कुछ एक दो और भी हैं, अबाइड बाई, ABIDE, अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद रिलाई ऑन, रिलाई या फिर काउंट होता है, रिलाई या फिर काउंट, उसके साथ होना है ऑन, ठीक है। कई बार होता है टॉक विद यू, टॉक विद यू, लेकिन टॉक विद नहीं होता, टॉक टू यू होता है। क्या होता है, टॉक टू यू। उसके बाद मैंने ये बताया, क्या लाइबल आपको नहीं बताया, तो इसके बाद भी आपको होता है लाइबल टू, लाइबल के साथ टू भी होता है और लाइबल फॉर भी होता है, डिपेंड्स, जो भी होगा जैसे होगा वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको।
मेरे पास तो और भी बड़ा कुछ है, लेकिन ये एक लिमिटेड सेशन होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना, आपको भी पता है। उसके बाद मैं आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ जो बहुत सारी, मतलब इंस्टाग्राम पे देखो तब भी इसमें बहस चल रही होती है, कहीं पे मतलब हर जगह बहस चल रही होती है। एक आपका होता है मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, इसकी बहस चल रही होती है बहुत सारी, ठीक है। मेड ऑफ का मतलब होता है जब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट सेम फॉर्म में हो, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हैव सेम फॉर्म या फिर मटेरियल यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेड ऑफ बोलता हूँ, ठीक है। मेड फ्रॉम क्या होता है, एक सेकेंड रुको जरा, मेड फ्रॉम होता है जब रॉ मटेरियल में चेंज होता है, व्हेन रॉ मटेरियल अंडरगोज अ चेंज, जब रॉ मटेरियल में क्या होता है, चेंज होता है, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। बस यही दिक्कत, यही मतलब कंफ्यूजन थी, टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। अब जैसे दूध है, दूध से आपको पता मलाई बनी, मलाई से क्या बना आपका, कर्ड बना, आपको उसकी स्टेट चेंज हो गई, कर्ड बना, उसी से आपकी आइसक्रीम भी बनती है। वो अलग बात है कि अब आइसक्रीम किसकी बनती है और डिबेट अलग चीज़ है, आइसक्रीम उसी की बनेगी, आपकी योगर्ट उसी का बनेगा, लेकिन फॉर्म चेंज हुई कि नहीं हुई, फॉर्म चेंज हुई ना। जैसे ही फॉर्म चेंज होगी तो आपका क्या हो गया, वो मेड फ्रॉम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कि टेबल जो है वो किससे बना है, वो वुड से बना है, तो भैया उसकी सिर्फ शेप चेंज हुई है वुड की। अब लकड़ी का लकड़ी ही रही ना, वो लकड़ी का सोना तो नहीं बन गई, लकड़ी का वो कुछ मतलब प्लास्टिक तो नहीं बन गई, नहीं बनी ना, तो वो वैसे ही रहेगी। रिंग जो है वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। अब गोल्ड की बनी है तो जो रिंग है वो भी गोल्ड ही रही ना, वो सिल्वर तो नहीं बन गया ना, उसकी फॉर्म तो नहीं चेंज होगी ना। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, मेड ऑफ बोलूंगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इस तरीके से मैं जब बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऑफ। तो मेड फ्रॉम में मैं क्या बोलूंगा, मेड फ्रॉम में जैसे मैंने बोल दिया कि कर्ड आपका, आइसक्रीम जो है, योगर्ट, ये वो सारे किससे बनते हैं, मिल्क से बनते हैं, ठीक है। समझ गए आप, चीज़ अगर मैं बोलूंगा वो भी इससे बनता है, तो मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। समझ गए आप, समझ आ गया आपको। इतना अगर आपको समझ आ चुका है तो आई थिंक इसके बाद एक और, एक और, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक और डिबेट होती है, ये भी सुन लो। क्या डिबेट होती है, दो चीज़ में, एक होता है डाई ऑफ, एक होता है डाई फ्रॉम। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि दोनों मरने की बातें हैं। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। डाई ऑफ का मतलब होता है जब कोई मरता है प्राइमरी कॉज से, किससे, प्राइमरी कॉज से। जब किसी की डेथ होती है सेकेंडरी कॉज से, सर मरना तो मरना हुआ, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज क्या हुआ सर, अभी समझाता हूं। मान लो कि किसी को क्या आ गया, कार्डिक अरेस्ट आ गया, ठीक है, क्या आ गया, कार्डिक अरेस्ट आ गया, वो उसका प्राइमरी सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स से मरा, ही डाइड ऑफ कार्डिक अरेस्ट, जो भी है ऐसा आप बोल सकते हो। दूसरी चीज मैं अगर बात करूं कि अगर उसको क्या था, ओबेसिटी, मोटा था बेचारा, क्या था, मोटा था, ओबेसिटी थी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, कुछ था, आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो गया, उसको कार्डिक अरेस्ट आ गया। समझ आई, आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई, कार्डिक अरेस्ट आ गया। तो अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं, अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, मोटापे की बात करूं, ये इससे अगर मरा तो ये एक सेकेंडरी कॉज है। मेन कॉज क्या था, कार्डिक अरेस्ट था। तो जब भी आपके पास क्या हो, सेकेंडरी कॉज हो तो डाई फ्रॉम आता है, अगर आपके पास प्राइमरी कॉज हो तो डाई ऑफ आता है। या फिर कई बार इसको, मतलब अगर बुक्स पढ़ोगे या कहीं पे देखोगे, कई बार इसको ये भी लिखा जाता है, प्राइमरी कॉज को ये लिखा जाता है कि इंटरनल डेथ, मतलब इंटरनल रीजंस की वजह से, ठीक है। और डाई फ्रॉम बोला जाता है एक्सटर्नल रीजंस, मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे मतलब एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट कोई प्राइमरी कॉज नहीं है, वो गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है या फिर बाइक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, वो किसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ उसका, वो किसी की वजह से हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा, ही डाइड फ्रॉम अ कार एक्सीडेंट, या फिर जो भी हुआ है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, ये डाइड फ्रॉम आएगा। लेकिन हार्ट अटैक होगा, मतलब कोई बड़ी बीमारी होगी, कैंसर हो गया, या फिर किसी और चीज से मरा, मतलब जो प्राइमरी काज आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। तो वो आपको पता चल गया डाई ऑफ कहां पे आता है, डाई फ्रॉम कहां पे आता है। आई थिंक ये जो है एक पेपर आपका अच्छे से तैयार जो है वो हुआ होगा। जो आपका मकसद था मेरे से, जो आप मेरे से निकालना चाहते थे कि सर इस तरीके का हमको पढ़ाओ, मैंने कोशिश की है आपका एक पेपर जो है आपका उस तरीके से निकले। अगर आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि देखो मैं प्राइमरी टीचर नहीं हूँ इंग्लिश का, तो मुझे एक सेशन बनाने में टाइम लगता है इस चीज़ में, और ऐसा क्वालिटी सेशन बनाने में तो टाइम लगता है। अगर मुझे यही बताने होते ना 10 क्वेश्चन, तो मैं 5 मिनट में बता के निकल जाता, इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, बस बात खत्म। लेकिन वो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आप मुझसे यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये एक्सपेक्ट करते हो, और उसमें मुझे लगता है टाइम, सिमिलर सी बात है।
तो अगर आपको चीज़ें मेरी पसंद आती हैं तो वीडियो को एटलीस्ट हाइप कर दिया करो यार, मतलब लाइक और शेयर तो बनता है इसके लिए, इतनी मेहनत के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा जो है आपसे चार्ज किया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं अपने पेपर नंबर 2 पे। अब देखो ये वाला पेपर, देखो वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है। देखो आपने कहीं से भी पढ़ा होगा ना, मुझे इतना यकीन है कि मैं आपको 100% कुछ अलग बताने वाला हूँ और 100% चीज़ें अलग रहेंगी। स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो ये पहले आपका स्टार्ट होता है, एक सेकेंड रुको ज़रा, ये पैसेज वैसेज मैं नहीं कराता हूँ, ये इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि ये भी चीज़ें मैं कराऊँ, और ना ही मैं खुद करता हूँ एग्जाम हो तो। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा आर्टिकल से। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल ड्यूरिंग द सेरेमनी डैश यूलोजी। कल ही मैंने आपको, कल बोल रहा हूँ, अभी पीछे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि ए और एन में आपको मतलब कंफ्यूजन होगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सर ई से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सर वॉल है, अब वॉल से स्टार्ट हो रहा है तो सर इसमें एन आना चाहिए, जो कि बच्चे ने यहाँ पे जिसने भी है ये मार्क किया है एन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा बेटा। एन क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि यूलोजी जो है ना, ये आपको देखना होता है कौन सा साउंड दे रही है। जब मैं यूलोजी को करूंगा तो ये मेरे पास जो साउंड आता है ना, वो यो साउंड आता है, यो, ठीक है। यो मतलब वाई डबल ओ, यो हनी सिंह वाला नहीं। यो साउंड मतलब आपका वाई साउंड आता है। जब आपका वाई साउंड आ रहा है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ना कि आपका वोवल साउंड आ रहा है। जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसमें आपका आर्टिकल ए आता है, ना कि एन आता है। तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। उसके बाद बचा आपका ए और एन। अब वो क्या था, ड्यूरिंग अ सेरेमनी यूलोजी वाज रेड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश हम्बल पर्सन। आपने सुना होगा, ठीक है, कि ऑनर है, ऑनर के साथ हमारे पास सर एन आता है। आवर है, आवर के साथ सर हमारे पास एन आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे साउंड वैसी है। जैसे ऑनर है तो साउंड कैसी आ रही है, ओ मतलब ओ साउंड आ रही है यहाँ पे, तो वॉल साउंड आ रही है। आवर हम लोग इसको बोलते हैं, आवर जब बोलते हैं तब भी कौन सी साउंड आ रही है, ओ साउंड आ रही है, मतलब वॉल साउंड आ रही है, इसीलिए हम इन चीज़ों के साथ एन यूज करते हैं। लेकिन जब मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ हम्बल, तो ह साउंड आ रही है, ठीक है, ह साउंड आ रही है, ह कोई भी वॉल साउंड नहीं है। जब वॉल साउंड नहीं है तो हमारे पास आर्टिकल यहाँ पे भी क्या आने वाला है, ए आर्टिकल आने वाला है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। कल भी मैंने आपको बताया था, बार बार कल पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट पीछे मतलब पहले पेपर में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी होगा, तब भी आपको एन यूज नहीं करना है, क्योंकि साउंड कौन सी आ रही है, यू, यूनिवर्सिटी, तो वाई डबल ओ साउंड या फिर वाई साउंड आ रही है, तो इसके साथ आपको एन यूज नहीं करना होगा, इसके साथ आपको ए यूज करना होगा। सिमिलरली मैंने आपको यूरोपियन बताया था। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पूछी जाएंगी। यूरोपियन बोला तब भी यूरोपियन, तो यो साउंड आ रही है, मतलब वाई साउंड आ रही है, इसके साथ फिर से आपको क्या यूज करना है, ए यूज करना है, ना कि एन यूज करना है। उसके बाद एक और होता है मेरे पास एयर, मतलब बोलते हैं हम लोग उसको, ऐसे देखने में तो ये हायर है, ठीक है, मतलब वो जो वारिस होता है, लेकिन ये है क्या, एयर। प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम इसको, एयर, मतलब कौन सी साउंड आती है, ए साउंड आती है। जब ये ए साउंड आती है तो इसका मतलब ये वॉल साउंड आ रही है, इसके साथ मैं क्या यूज करूंगा, एन यूज करूंगा। इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, जब उसको हेयर पढ़ेंगे तब तो आप बोलोगे कि सर एच साउंड आ रही है, एच साउंड आ रही है तो वॉल साउंड नहीं है सर, ए आना चाहिए, लेकिन ए नहीं आता है, इसको एयर पढ़ा जाता है, इसका क्या आता है, इसके साथ एन आता है। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज करेंगी एग्जाम में। नेक्स्ट फिर से मेरे पास आर्टिकल है, नो वन इमेजिन्ड दैट सच अ डैश क्राइम। अब ये क्या है मेरे पास, ये बोला जाता है इसको हेनस क्राइम। क्या है, हेयरनेस। तो हेयरनेस मतलब आपको यहाँ पे पहले तो मतलब ये बोलते रहते हैं कि आपको साउंड कौन सी आ रही है, एच साउंड आ रही है। जब एच साउंड आ रही है तो आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास एन कभी नहीं लग सकता, ठीक है, वो सिर्फ आवर और ऑनर में लगता है क्योंकि ओ साउंड आती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ए आएगा पहले, और मतलब 3 जगहों पे ए है, बिल्कुल सही बात है। आगे, कुड ऑकर इनसाइड डैश विक्टिम्स हाउस, मतलब उसने पर्टिकुलर की बात की गई है ना, जिसपे बीती है, वो पर्टिकुलर विक्टिम की बात की गई है। जब पर्टिकुलर की बात की गई तो हमारे पास आर्टिकल भी कौन सा आएगा, पर्टिकुलर बात जब होती है, डेफिनेट बात जब होती है तो हमारे पास कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। तो ये बिल्कुल सही है, ए और द जो है वो आपका चलेगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ठीक है, तो ये भी समझ आ गया आपको। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो आगे चलते हैं, आगे फिर से आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल क्या है आगे, डैश स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब किसी स्टोरी की बात की गई है मेरे पास, ठीक है। डैश स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड डैश वन आइड मैन हु ओवरकम्स मैनी चैलेंजेस। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो क्या बोला गया है, डैश स्टोरी ऑफ दिस मूवी, तो किस मूवी की बात कही है, दिस मूवी, मतलब कोई मूवी देखने गया होगा या फिर कोई 2 लोग होंगे, पहला जो है वो दूसरे को बोल रहा होगा इस पर्टिकुलर मूवी की। जैसे अभी धुरंधर चल रही है तो मैं चलो आपको धुरंधर की बात लेके जाता हूँ कि मतलब कि स्टोरी इस पर्टिकुलर मूवी की, जब पर्टिकुलर की बात की है क्योंकि उस मूवी की बात की गई है ना, उस पर्टिकुलर मूवी की, दिस मूवी, वो वाली मूवी, मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाली मूवी। जब वो स्पेसिफाई कर दिया तो आपके पास कौन सा आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, डेफिनेट। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड, एक है वन आइड मैन, एक है ए वन आइड मैन हु ओवरकम्स मैनी चैलेंजेस, ठीक है, समझ आया आपको। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे भी तो एक वन आइड मैन, ये पर्टिकुलर आदमी है, सर आपने यहाँ पे ए क्यों लगाया, यहाँ पे आर्टिकल द भी तो था, अब ये भी तो लगा सकते थे। यहाँ पे देखो
एक रूल है हमारे पास, जो मेरे पास रूल है कि इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब जो ए और ये एन है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको ज़रा। ये मेरे पास एक इंडेफिनेट आर्टिकल का एक रूल है जो कि कहता है ये मुझे जब सब्जेक्ट को मुझे इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जब मुझे करना होता है तब मैं क्या यूज़ करता हूँ, ड्यूरिंग सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन मैं क्या यूज़ करता हूँ, ए मतलब ये इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए यूज़ करता हूँ। सब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इतना समझ आया। और वो भी कौन सा सब्जेक्ट, काउंटेबल सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, काउंटेबल सब्जेक्ट, यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ काउंटेबल सब्जेक्ट फॉलोड बाय द आर्टिकल, मतलब फॉलोड बाय डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो यहां पे क्या था, वन आइड मैन, एक आदमी की बात की गई है तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। फॉलोड बाय द आर्टिकल, पहले ही मैं द यूज कर चुका हूं, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, किसको, वन आइड मैन को, अकाउंटेबल है, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ए यूज कर सकता हूं। ठीक है, समझ आया। ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, रूल्स होते हैं, बट इतने सारी आप चीज़ें याद नहीं रख सकते। ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ना वैसे वैसे आपको चीज़ें आती जाती हैं। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे डैश, ठीक है, क्या लिखा मैंने, डैश टालेस्ट, क्या लिखा, डैश टालेस्ट जेंटलमैन। ठीक है, डैश टालेस्ट जेंटलमैन, तो एक तो आपको सामने पता चल रहा है कि टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या यूज होगा, द यूज होगा। द टॉलेस्ट जेंटलमैन बोल रहा हूँ, हाँ, जेंटलमैन इज अ डैश, इज लिख दिया मैंने, इज अ डैश टीचर। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर स्टारलेस जेंटलमैन मतलब पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सर, द आएगा, लेकिन गलत। ठीक है, उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसी टीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये यूज हुआ है ना, वही टालेस्ट जेंटलमैन है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, द टालेस्ट जेंटलमैन इज अ टीचर लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसी बंदे को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास क्या यूज हुआ है, ये टालेस्ट जेंटलमैन, तो मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल फॉलोड बाय डेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए में द मैं पहले लगा चुका हूं, अब उसी के लिए दोबारा है, तो मेरे पास क्या लगेगा, ए लगेगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। अब आपको आने वाला है मजा और आपको पता लगने वाला है किस तरह से पढ़ाई होती है। कम से कम आपको 20 मैं इसी में से करा दूंगा, ये जो एक है ना, एक इसी में से 20 आपको वोकैबुलरी के वर्ड यहीं से करा दूंगा। क्या है मेरे पास है फेकंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फेकंड बोलते हैं। अब दो तरह के इसके मीनिंग होते हैं। एक मतलब इसका मतलब तो ये है कि मतलब हाई प्रोडक्शन, एक मतलब मैं आपको बोल दिया, इसका क्या है, हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन इन द सेंस मतलब वो बंदा या इंसान या आदमी, जब मैं मतलब एनिमल या ह्यूमंस की बात करता हूँ, उस केस में मैं क्या बात करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब मैं ह्यूमंस या फिर अगर मैं एनिमल्स या उनकी बात करूँ, तो उस केस में मैं बात करता हूँ कि वो वाले बंदे या फिर ह्यूमन हु हैव हाई फर्टिलिटी। तो हाईली फर्टाइल जो है उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, आपका फेकंड वर्ड यूज़ करता हूँ। जब मैं कहाँ पे, पीपल, एनिमल, ह्यूमन, उनके लिए यूज़ करता हूँ, मतलब वो वाले लोग हु प्रोड्यूसेस मैनी ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, फेकंड बोलता हूँ, मतलब हाईली फर्टाइल बोलता हूँ। या फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ, अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो क्या बोलता हूँ, हाईली प्रोडक्टिव। क्या बोलता हूँ, हाईली प्रोडक्टिव बोला जाता है। हाईली प्रोडक्टिव इन द सेंस कि जिसको बहुत सारे आइडियाज़ आते हों, जो बहुत सारे रिजल्ट निकाल पाता हो। मान लो मैंने कोई आपको एक प्रॉब्लम दी, ठीक है, मैथ्स प्रॉब्लम दे दी मैंने आपको, इंग्लिश प्रॉब्लम दे दी। अब मतलब बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं ना, एक तो होता है कि जिन्होंने रट रखा है कि हाँ भैया यही आएगा, मुझे पता यही आएगा। एक होता है कि बार बार जो अपने आइडियाज़ देता है, सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, तो वैसा वाला जो हाईली प्रोडक्टिव हो, बहुत सारे आइडियाज़ उसको आते हो, उसको मैं क्या बोलूँगा, फेकंड बोलूँगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका बात करूं, इसके अगर मैं सिनोनियम की बात करूं या सिनोनिम जो बोला जाता है, इनके सिनोनिम आपको यहां पे पता चल गया कि फर्टाइल है, तो इसका मतलब इसका एक तो सिनोनिम यही हो गया कि फर्टाइल इसका सिनोनिम हो गया। दूसरे अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा सिनोनिम होता है एक प्रोलिफिक। क्या सिनोनिम होता है इसका, प्रोलिफिक। तीसरा सिनोनिम इसका होता है प्रोडक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, प्रोडक्टिव। उसके बाद आप बोल सकते हो अबंडेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, अबंडेंट भी बोल सकते हो, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके एंटोनियम्स की या एंटीनम्स की, तो उसमें क्या क्या आता है। अब ये आ गया फर्टाइल आ गया, तो इसमें अगर फर्टाइल आ चुका है तो इसमें क्या आ जाएगा, इनफर्टाइल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर प्रोडक्टिव आ चुका है तो यहां पे क्या आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, अनप्रोडक्टिव आ गया। अब आपको याद है, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा फर्टाइल है, कोई इंसान ज़्यादा फर्टाइल है, कोई मतलब क्या बोलते हैं उसके बारे में, फीमेल्स के बारे में यूज़ किया जाता है वर्ड बैरन, या फिर उसके बारे में भी, ज़मीन के बारे में हम लोग बोलते हैं बैरन ज़मीन है। याद करो, इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा
ठीक है, आपने सक्सेशन जो है वो पढ़ा होगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है, एक प्राइमरी सक्सेशन होती है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होती है। प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है, जहाँ पे पहले बैरन ज़मीन हो, कुछ ना हो, उसमें दोबारा से अगर पौधे उगे, मतलब स्टार्ट से पहले अगर स्टार्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि पहले ज़मीन पहले कभी ना कभी उगा होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो किसी अर्थक्वेक की वजह से, किसी जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से, किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा से वहाँ पर स्टार्ट होती है, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो बैरन का क्या मतलब होता है, बंजर। ठीक है, तो अगर कोई फर्टाइल है तो उसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, बैरन आ जाएगा। तो ये जो बैरन था वो क्या था इसका, एक सेकंड, मुझे क्या पूछा था यहाँ पे, सिनोनिम। हाँ, तो ये बैरन नहीं होगा ना, इसका एक जिन्होंने भी किया ये गलत है, बैरन नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसका क्या है, प्रोलिफिक आपका हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोलिफिक आपका एक इसका हो सकता है। अब प्रोलिफिक का मतलब आपको पता चल गया, जैसे आपको ये पता चल गया कि अगर फेकंड का मतलब क्या है, फेकंड का मतलब फर्टाइल है, इसका मतलब प्रोलिफिक का मतलब क्या है, फर्टाइल है, या फिर प्रोलिफिक का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव है, या फिर प्रोलिफिक का मतलब क्या है, अबंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैरन का एक नया वर्ड पता चला। अब बैरन का आपको वर्ड पता चला तो बैरन की बात अगर मैं करूँ थोड़ी सी, देखो इस तरह से पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बैरन की थोड़ी सी बात करूँ, एक गाना भी आया ना अभी, बैरन, ठीक है, कोई नहीं। तो बैरन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो बैरन का पता चल चुका है अब आपको क्या है, कि अनप्रोडक्टिव बोल सकता हूँ इसको, क्या बोल सकता हूँ, अनप्रोडक्टिव बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर दूसरी चीज मैं इसको बोल सकता हूं स्टेराइल, STERILE। ठीक है, क्या बोल सकता हूं, स्टेराइल। आपको याद है, अब स्टेराइल भी क्योंकि यहां पे मेंशन था ना, ये मेंशन था इसीलिए मैंने बताया। तो ये बैरन और स्टेराइल क्या है, सेम है। स्टेराइल आपको पता है कि जब मैं मतलब अगर मेडिकल फील्ड में यूज होता है कि इसको स्टेरलाइज करूं, मतलब कोई इक्विपमेंट्स होते हैं, जब मतलब डेंटिस्ट या वगैरह कोई भी यूज करते हैं, मतलब उसके लिए कोई भी ऑपरेशन करना है, कुछ करना है, तो वो यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना स्टेरलाइज करो इसको। स्टेरलाइज करो मतलब क्या करो, इसको जर्म फ्री करो। क्या करो, इसको जर्म फ्री करो। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, इसका ये है, मतलब फ्री करो इसको, खत्म करो इसको, अनप्रोडक्टिव करो इसको। इस अनप्रोडक्टिव तो नहीं होता वैसे वहाँ तो प्रोडक्टिव होता है, बट स्टेरल भी जो है इसका क्या है, इसका बैरन का सिनोनियम दिखेगा। उसके बाद ड्राई भी एक इसका क्या दिखेगा आपको, सिनोनियम दिखेगा। ठीक है, बंजर जैसा हो गया, वैसा ड्राई भी इसका क्या दिखेगा, वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है मेरे पास, क्या, स्केंटी। क्या वर्ड है, स्केंटी। तो क्या है, SCANTY, स्केंटी। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, स्कैन टाइनी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता देता हूँ। स्कैन टाइनी मतलब छोटी चीज़ों को क्या करना है आपको, कम चीज़ों को क्या करना है आपको, स्कैन करना है। तो स्केंटी का मतलब होता है वेरी लिटल इन अमाउंट, वेरी लिटल इन अमाउंट। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इनसफिशियंट। क्या बोल सकता हूँ, इनसफिशियंट बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सिनोनियम्स की, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देता हूँ। सिनोनियम की अगर मैं बात करूं, इसका क्या आएगा, बहुत ही कम, मतलब स्कार्स। ठीक है, बहुत ही कम। उसके बाद एक इसका और आता है मर्ज, MEAGRE। आप किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएट करो, मेजर, मेर्ज जैसे भी प्रोनाउंसिएट करो, बोल सकते हो। लिमिटेड बोल सकते हो कि बहुत कम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेर्ज जो है इसका मतलब क्या है आपका, मर्जर बोलो, मर्जर तो नहीं है, मर्ज बोलो इसको। इसका क्या है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल का मैं यहाँ पे आकर एंटोनियम देखूँ तो आपको पता है वेरी स्मॉल का क्या हो जाएगा, अबंडेंट। मतलब ये कम है तो इसका ज़्यादा क्या हो जाएगा, अबंडेंट। तो आ जाके ये सब एक दूसरे से मिलते हैं। अबंडेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, ये किसका सिनोनियम है, ये आपका फेकंड का क्या है, सिनोनियम है। तो अगर कहीं पर अबंडेंट भी होता तब भी वो चल जाता काम। ठीक है, समझ आया आपको। तो इस तरीके से आपको जो है वो पढ़ना होता। आपने यहाँ पे क्या देखा, एक सेकेंड रुको जरा। आपने यहाँ पे देखा कि हमारा एक था, मतलब एक मतलब से मैंने आपको कितने बताए, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 ये हो गए। ये सातवां जो हुआ उसका दोबारा आगे कितने बताए, 8 9। उसके बाद एक ये हो गया 10, 10 के आगे 11 12 13। ठीक है, ये हो गए। तो एक वर्ड से कितने पढ़ लिए हमने, 13 वर्ड्स जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं। इस तरह से पढ़ना है, इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकियों की तरह मुझे नहीं मतलब है कि हाँ क्या होता है, फेकंड है, इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। चलो जी, प्रोलिफिक है, आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया कहानी। इसलिए पढ़ाने का मेरा तरीका नहीं रहेगा और मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से जैसे पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास क्या है, प्रोडिगल, प्रोडिजल, प्रोडिगल, कुछ भी बोलो। देखो आपको बताना नहीं है किसी को यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडिगल बोलोगे, प्रोडिजल बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रोडिगल क्या मतलब है, प्रोडिगल का मतलब होता है, प्रोडिगल का मतलब है जो पैसा वेस्ट करता है। ठीक है, हु वेस्ट मनी, हु वेस्ट मनी। लेकिन मतलब एक तो हो गया ना पैसा वेस्ट करना, मतलब पैसा बहाना एक किस्म का। ठीक है, पैसा बहाना, लेकिन एक होता है कि चलो अच्छे काम के लिए बहाना। ठीक है, एक क्या हो गया, अच्छे काम के लिए बहाना। कहीं पे आप मतलब कुछ अच्छे जगहों पे दे रहे हो, कहीं पे आप मतलब चैरिटी दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, पैसा आप जितना मर्जी दो, वो अच्छा काम हो गया। ठीक है, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं हुआ ये। प्रोडिगल क्या हुआ, अच्छे काम के लिए नहीं। ये हो गया आपका मतलब आप ऐसा समझ लो रेक्टलेसनेस टाइप का ना। ठीक है,
रेकलेसनेस टाइप का, मतलब आपका क्या है, वेस्टफुल आप बोल सकते हो, ठीक है, वेस्टफुल तरीके से पैसा बहाना, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे गए अयाशी की, पैसा वेस्ट किया आ गए, उस चीज़ से जो पैसा बहाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोडिगल, ठीक है। या फिर जो स्पेंड कर रहा है विदाउट एनी लिमिट्स, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्पेंडिंग विदाउट एनी लिमिट्स जो है उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोडिगल बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा, इसका सिनोनिम आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट। क्या आएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। इसका क्या मतलब होता है, वही कि जो पैसा वेस्ट करता है लेकिन बहुत बहुत अमाउंट में, मतलब वेस्ट करता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फालतू में, ठीक है। या फिर इसका दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, वेस्टफुल भी इसका क्या आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा। या फिर लेविश, जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही खतरनाक जिंदगी, बहुत ही अच्छी पैसे वाली। या फिर एक हमारा कई बार ये वर्ड यूज होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट जो है वो भी कई बार मेरा वर्ड यूज होता है। ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम है। अब मैं अगर बात करूं इसके एंटोनिम की, मुझे पूछा क्या था वैसे यहाँ पे, मुझे पूछा था इसका सिनोनिम, तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट क्या आ जाएगा, इसका सिनोनिम आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स की, तो इसके एंटोनिम में सबसे पहला आता है फ्रूगल। क्या आता है, फ्रूगल, ठीक है। फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल मतलब वो बंदा जो मतलब अवॉइड करता है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, हु अवॉइड्स अननेसेसरी स्पेंडिंग, ठीक है, मतलब फालतू का खर्चा जो अवॉइड करता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है उसको अवॉइड करना, ये क्या आएगा, इसका एंटोनिम आएगा। उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो और क्या आ सकता है, थ्रिफ्टी आ सकता है। थ्रिफ्टी भी क्या है, इसका क्या है, एंटोनियम है। उसके बाद इकोनॉमिकल, मतलब वो बंदा क्या है, इकोनॉमिकल है, या पैसे अगर खर्च करता है तो बहुत इकोनॉमी के हिसाब से, बहुत मतलब देख सुन के उस हिसाब से स्पेंड करता है। मॉडेस्ट जो है ये भी क्या है, इसका एंटोनिम आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा फ्रूगल के बारे में बात की मैंने। फ्रूगल के बारे में क्या बात की कि वो बंदा जो अवॉइड करता है अननेसेसरली एक्सपेंसेस, उसको मैं और क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं प्रूडेंट भी बोलता हूं। कई बार मुझे ये वर्ड भी पूछा जाता है, फ्रूगल को ही आगे क्या बोलते हैं। अगर मैं फ्रूगल की ही आगे सिनोनिम की बात करूं तो क्या बात करूंगा, प्रूडेंट बोलूंगा, या फिर बोलूंगा स्पेयरिंग, SPARING। ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे ये सिनोनिम हो जाएंगे, लेकिन किसके, ये फ्रूगल के सिनोनिम हो जाएंगे। फ्रूगल खुद किसका एंटोनियम है, ये खुद किसका है, इसका प्रोडिगल का, ठीक है। प्रोडिगल का खुद फ्रूगल क्या है, एंटोनियम है, लेकिन आगे फ्रूगल के सिनोनियम क्या हो जाएंगे, आगे प्रूडेंट हो जाएंगे और स्पेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया आपको, इतना समझ आया इतना समझ आया, तो ये तरीका रहेगा। तो आपके अभी कितने हुए, एक्स्ट्रावेगेंट हुआ, अब फ्रूगल हुआ, सिर्फ दो हुए हैं अभी, दो में से इतने पढ़ लिए, अभी ये दो तो बाकी हैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बचा मेरे पास तीसरा वर्ड पेन्यूरियस, ठीक है, ठीक है। देखो क्या बचा, PENURIOUS, पेन्यूरियस मेरे पास बचा। पेन्यूरियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीब, या फिर जिसके पास कम हो, मतलब कम मनी है, या फिर नो मनी है, या फिर जो वो मतलब मनी है भी अगर, तो वो मतलब विलिंग नहीं है स्पेंड करने के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हैविंग लेस और नो मनी, हैविंग लेस आर नो मनी, ठीक है। या फिर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, अगर मतलब पैसा है भी लेकिन नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, मतलब कंजूस टाइप का एक किस्म का हम मान सकते हैं, ठीक है। या फिर ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं, तो इसके अगर मैं सिनोनियम की बात करता हूं तो हमारे पास आते हैं कुछ, जैसे पोर है, पोर तो हो गया, मतलब लेस मनी है तो पोर तो हो गया। डेस्टिट्यूड हो गया, DESTITUTE, डेस्टिट्यूड हो गया। उसके बाद नीडी, ठीक है। उसके बाद मिजरली, MISERLY, ये सारे क्या है, इसके सिनोनियम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके एंटोनियम की बात करूं, तो इसका एंटोनियम में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास लेस मनी है या नो मनी है या फिर विलिंग नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास मेरा दूसरा क्या आ जाएगा, वेल्दी, जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जेनरस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एक वर्ड आता है एफिलेंट, AFFLUENT। एफिलेंट का मतलब क्या होता है, एफिलेंट का मतलब भी क्या होता है कि वेल्दी है, ठीक है, या फिर क्या है, रिच है। उसके बाद इसका और भी आ सकता है, प्रॉस्पेरस भी आ सकता है, ठीक है, जेनरस, वेल्दी, यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, प्रॉस्पेरस भी हो सकता है, प्रॉस्पेरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होते हैं। अब आपको इस बार क्या दिखा, इस बार आपको मान लो ये दिख गया, पेन्यूरियस दिख गया, आपको पता चल गया कि कम मनी है। हो सकता है अगली बार आपको डेस्टिट्यूट दिख जाए, हो सकता है अगली बार आपको मिजरली दिख जाए, हो सकता है अगली बार आपको एफिलिएंट दिख जाए। आपको पूछ लिया जाए कि भैया एफिलिएंट का एंटोनियम क्या है। अब एफिलिएंट का एंटोनियम चाहिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, पेन्यूरियस, ये ऑप्शन में होगा कई बार। अगर सिनोनियम पूछ लिया तो हो सकता है प्रॉस्पेरस वहाँ पे हो, वेल्दी हो, जेनरस हो। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछने के चांसेस होते हैं और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। पढ़ने का तरीका भी यही रहता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, नेक्स्ट मेरे पास चौथा वर्ड है, इसी में से जो चौथा मेरे पास था, पार्सिमोनियस, ठीक है। क्या था, एक सेकेंड रुको जरा, हाँ,
पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS। अब किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएट करो, मैं फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा काम वो प्रोनाउंसिएट करना नहीं है, मेरा काम वो इंग्लिश आपको वो नहीं है कि मुझे बोल के सिखाना है आपको, वो आपके लिए बहुत और लोग भी हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि एक्सट्रीमली फ्रूगल, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, फ्रूगल का मीनिंग बताया, इसका मतलब है एक्सट्रीमली फ्रूगल। क्या है फ्रूगल का मीनिंग, ये बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। फ्रूगल होता है जो कि पैसे स्पेंड करना, जो अननेसेसरली एक्सपेंसेस है उसको अवॉइड करता है। तो मतलब ये तो वैसा बंदा हो गया कि ये बिल्कुल ही नहीं खर्च करता, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक्सट्रीमली अनविलिंग, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, वो तो था एक्सट्रीमली, वो तो था अनविलिंग टू स्पेंड मनी फ्रूगल, ये था एक्सट्रीमली अनविलिंग, मतलब कुछ भी हो जाए भैया नहीं खर्च करना है, मेरे पास हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खर्च करना ही नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको, उसको बोलूंगा मैं पार्सिमोनियस। अभी मैं इसका बात करूं अगर सिनोनियम की, तो सिनोनियम में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, एक चीज मैंने यहां पे बताई, मिजरली, ठीक है। मिजरली क्या होता है, सिनोनियम मतलब जो नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी है, तो इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा सिनोनियम, इसका भी सिनोनियम हो जाएगा मिजरली, हो जाएगा MISERLY। या फिर कई बार एक वर्ड हम यूज करते हैं स्टिंगी, ठीक है, स्टिंगी एक वर्ड यूज करते हैं, ये भी क्या आ जाएगा, इसका सिनोनियम आ जाएगा। मतलब वही है कि जो विलिंग नहीं है पैसा स्पेंड करने के लिए। इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, वही जिसके पास पैसा है या फिर पैसा स्पेंड कर सकता है, तो वही आ गया जेनरस, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, जेनरस आ गया, वेल्दी आ गया, एक्स्ट्रावेगेंट आ गया। एक्स्ट्रावेगेंट क्या था, जो पैसा स्पेंड करता है बहुत ज्यादा, लेकिन चाहे वो वेस्टफुल मैनर में है कुछ भी है, लेकिन पैसा स्पेंड करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जेनरस। तो आपने देखा आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं ये वर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट आ गया, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट के बाद आपका आ गया प्रोडिगल, ठीक है। प्रोडिगल भी अभी बताया था आपको। ये सारे आपस में मीनिंग जो है वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं। जो मनी क्या करता है, वेस्ट करता है, ठीक है। जो मनी क्या करता है, वेस्ट करता है, तो वो क्या आ जाएगा, इसका एंटोनियम आ जाएगा, ठीक है। कि स्पेंड तो करता है ना, मनी वेस्ट कर रहा है, मतलब स्पेंडिंग तो कर ही रहा है ना। ये है कि जो स्पेंड कर ही नहीं रहा, ये था जो स्पेंड कर रहा है, चाहे यहां पे वेस्ट कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो समझ आ गया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इस तरह से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास आ चुका है, नेक्स्ट मेरे पास अब मुझे चाहिए एंटोनियम। क्या चाहिए, एंटोनियम चाहिए। एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। किसका चाहिए, प्रूडेंस का, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं किसका चाहिए मुझे, प्रूडेंस का चाहिए। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत केयरफुल हो, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना जो मतलब डिसीजन लेने में पहले सोचता है, पहले सोचता है मुझे क्या बोलना है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, उसके बाद वो बोलता है, या फिर बोलने से पहले सोचता है, या फिर वो केयरफुल होता है, मतलब ज़्यादातर उस चीज़ में कि मनी स्पेंडिंग के उस तरीके में, ठीक है। कि अगर मुझे पैसा खर्च कहीं करना है तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा, सोचता है, एक दिन लेता है, थोड़ा टाइम लेता है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रूडेंस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बीइंग केयरफुल, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, प्रूडेंस का मतलब होता है जो कि केयरफुल होता है, वाइज होता है, ठीक है, या फिर सेंसिबल डिसीजन लेता है, ठीक है। क्या लेता है, सेंसिबल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जिसके पास होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जिसके पास होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मतलब तो आपको समझ आ गया। इसके बाद अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूंगा तो मतलब वो वाला बंदा जो केयरफुल नहीं होगा, केयरफुल अगर नहीं होगा तो इसका मतलब केयरफुलनेस मैं बोल सकता हूं उसको, सॉरी ये सिनोनियम है ना, तो केयरफुल ही तो होगा, केयरफुलनेस मतलब कि केयरफुल रहे। उसके बाद मैं इसका क्या बोल सकता हूं, जो कि थोड़ा सा क्या रहे, कॉशियस रहे, या कॉशन मैं बोल सकता हूं, ठीक है। जो कि थोड़ा सा सोचे समझे, और मतलब क्या बोलते हैं, पहले से ही तैयार रहे, एक किस्म का विजडम मैं बोल सकता हूं इसका सिनोनियम। उसके बाद मैं बात करूं तो एक मेरे पास आता है डिस्क्रीशन, DISCRETION, ये भी क्या है, इसका सिनोनियम है प्रूडेंस का। तो अभी आपको याद रखनी है प्रूडेंस के आगे के लिए ये इसके क्या है, सिनोनियम है। अगर मैं बात करूं एंटोनियम्स की, जब आपको पता है कि सिनोनियम में इसका केयरफुल आ गया, तो केयरफुल जब आ जाता है तो इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, फुलिश आ जाएगा, ठीक है। फुलिशनेस आ जाएगी। उसके बाद रेकलेसनेस आ जाएगी, ठीक है, रेकलेसनेस आ जाएगी। उसके बाद यहां पे और क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर यहां पे प्रूडेंस है तो प्रूडेंस का उल्टे में इम्प्रूडेंस भी आता है, IMPRUDENC, इम्प्रूडेंस आता है। उसके बाद कई बार इसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी एक आ जाता है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट भी एक आ जाता है, कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राशनेस, BRASHNESS। अब प्रोनाउंसिएट फिर वही बोल रहा हूं, जिस मर्जी से करो। इसका मतलब ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि मतलब किसी की सुनता नहीं है, ठीक है, किसी की ना सुनना अपनी करना, किसी की ना सुनना अपनी करना, ऐसा बोल सकता हूं,
ठीक है, यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे था केयरफुल था, सबकी सुनता है, चाहे करता अपनी है, डिसीजन लेने से पहले सोचता है, समझता है, वो तरीके सारे अपनाता है। लेकिन ये है कि ये इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एंटोनिम आ जाएगा। हमको पूछा क्या है, एंटोनिम ही पूछा किसका, प्रूडेंस का। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रासनेस। इसका क्या हो जाएगा, ब्राश बोलो, ब्रास बोलो, कैसे भी बोलो, किस तरीके से बोलो, इसका क्या आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको, ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ आपको। सर्कमस्पेक्शन क्या होता है, सर्कमस्पेक्शन यहीं से पता चल रहा है, स्पेक्शन इंस्पेक्शन टाइप कुछ आ रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, इसका भी मतलब है केयरफुल। ठीक है, केयरफुल रहना, या फिर थिंक बिफोर एक्ट करना। थिंक बिफोर मतलब सोचना पहले, काम करने से पहले, एक्ट करने से पहले सोचना, उसको भी क्या बोलता हूँ मैं, सर्कमस्पेक्शन बोलता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिंजरलीनेस। ठीक है, क्या जिंजरलीनेस क्या होता है, जिंजरलीनेस भी होता है केयरफुल मैनर, इन अ केयरफुल मैनर। ठीक है, केयरफुल मैनर में। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये सारे इसके सिनोनियम हैं। अगर मैं बोलूं किसके, प्रूडेंस के, ये भी सिनोनियम है, ये भी प्रूडेंस का सिनोनियम है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपके पास आ गया है, ये कुछ बोलने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, कोलोक्यूलिज्म। ठीक है, क्या है कोलोक्यूलिज्म। कोलोक्यूलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सब चीज़ें समझानी है आपको। COLLOQUIALISM। कोलोक्यूलिज्म का मतलब ये है, जैसे मतलब अगर मैं बात करूँ रेगुलर वे में हम लोग कुछ ऐसे स्लैंग लैंग्वेज होती है हमारी। ठीक है, एक स्लैंग लैंग्वेज होती है। स्लैंग लैंग्वेज मतलब जैसे मैं मतलब अब दो बंदे मिले, अब नॉर्मली जैसे इनफॉर्मल वे होता है, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, इनफॉर्मल वे। ठीक है, दो बंदे मिले, अब पहले बंदे ने दूसरे को क्या बोला, व्हाट्सअप। ठीक है, बोलते हैं ना व्हाट्सअप, ऐसा इस तरीके से। या फिर जैसे वो बोलते हैं गोइंग टू को हम लोग कैसे बोलते हैं, गोना। ठीक है, वाना। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। जैसे मतलब अब अगर आपको सही तरीके से बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो होम, ये सही तरीका है। लेकिन अगर मैं इनफॉर्मल वे में, या बैड लैंग्वेज उसको बोला जाता है कि बैड तरीके से अगर मुझे बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट गो होम। ठीक है, उसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, आई वॉन्ट टू को मैं क्या बोलूँगा, वॉना। तो ये एक मेरे पास क्या है, इनफॉर्मल वे है बोलने का, अच्छा तरीका नहीं है। जो हम एवरीडे कन्वर्सेशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल वे फ्रेज कुछ यूज़ करते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोलोक्यूलिज्म बोलता हूँ। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये चीज़ें समझ आई। तो ये आपका रहेगा, ये आपके ये चारों के चारों कंप्लीट हो गए। तो ये तरीका आपका रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास एक और बचता है अभी। ठीक है, एक सेकंड को। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। देखो यार, मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको ऐसा पढ़ाना है कि क्या है इसका एंटोनियम, तो वो भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, बट मुझे मज़ा नहीं आता उसमें पढ़ाने में। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, अब मुझे पूछा है दोबारा, एंटोनियम पूछा है किसका, बीनिंग का। ठीक है, क्या पूछा है, बीनिंग। वो याद है आपको, एक वो स्पीच आती थी, इन द बीनिंग। वो बिगिनिंग को बोल ही नहीं सकता था। चलो छोड़ो, वो क्या है आपका, बीनिंग का मतलब होता है काइंड। ठीक है, काइंड, या फिर मैं जेंटल की बात करूं। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी मतलब डिजीज़ के मतलब उसके डिजीज़ के क्या बोलते हैं उसको, संदर्भ में, या फिर डिजीज़ के रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं डिजीज़ के रिलेटेड बात करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं वो बोल सकता हूं कि विच इज़ नॉट हार्श, जो ज़्यादा हार्श नहीं है, जो ज़्यादा सीवियर नहीं है, उसको भी मैं बोल सकता हूं क्या, बीनिंग। ठीक है, DISEASE, इसे भी लिख सकता हूँ। डिजीज़ के रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा तो जो ज़्यादा हार्श नहीं है, जो ज़्यादा सीवियर नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। काइंड और जेंटल जो है, इसका क्या मतलब है, इसका बीनिंग का मतलब है। अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो इसके सिनोनियम में क्या क्या चीज़ आती है। अब जो काइंड है, जेंटल है, इसका मतलब वो हार्मलेस है। ठीक है, अगर मैं एंटोनियम की बात करूंगा, इसका मतलब हार्मफुल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हार्मलेस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, हार्मफुल। ठीक है, क्या आ जाएगा, HARM होता है ना, क्या हो रहा है, हार्मलेस, और यहाँ पे भी HARM, हार्मफुल आ जाएगा। उसके बाद हार्मलेस की जगह दूसरा और क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा हो सकता है आपका माइल्ड। काइंड क्या होता है, माइल्ड। जैसे डिजीज़ के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ कि कुछ माइल्ड डिजीज़ है, क्या है, माइल्ड डिजीज़ है, मतलब जो हार्श नहीं है, सिवियर नहीं है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, वही नॉट हार्श, सिवियर, काइंड, जेंटल, ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम है। हार्मफुल आ गया इसका एंटोनियम। हार्मफुल के बाद दूसरा क्या आ गया, हार्श, इसका एंटोनियम आ गया। सिवियर इसका एंटोनियम आ गया। अगर मैं डिजीज़ के रिलेटेड बात करूं, एक वर्ड जो मुझे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, MALIGNANT। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको किसी ना किसी तरीके से पूछा जाएगा। मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो कि डेंजरस है। ठीक है, डेंजरस या फिर हार्मफुल हो गया। डेंजरस, ये इसका सिनोनियम भी आ गया, डेंजरस या फिर क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। बात तो वही हो गई। ठीक है, क्या हो गया, हार्मफुल। इसका मतलब बीनिंग का ये क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। इतना समझ आया आपको, ये चीज़ें पता चली आपको। और मैं बात करूं अगर
इसका एंटोनियम और क्या हो जाएगा? अब देखो याद करो, क्या आपको याद है साइंस में हम लोग पढ़ते थे, यहीं पे लिखता हूँ, हार्श या फिर सीवियर है। अगर मैं डिजीज के रिलेटेड बात करूँ, साइंस में हम लोग पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे कि ये विटामिन से ये बीमारी होती है, उससे ये बीमारी होती है, तो आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 की जब मेरे पास क्या हो जाती है, कमी होती है, ठीक है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, क्या होता है, विटामिन B12 की जब मेरे पास डेफिशिएंसी होती है तो मुझे एक डिजीज होती है एनीमिया, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ परनीशियस एनीमिया। याद है क्या किसी को? याद है किसी को क्या? परनीशियस एनीमिया वो होता है। परनीशियस एनीमिया मतलब वो खतरनाक एनीमिया होगा। एक नॉर्मल एनीमिया हो जाता है, एक होता है परनीशियस एनीमिया, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए, वो सीवियर चीज़ हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, वो एंटोनियम ही तो हो गया किसका? बिनिंग का। बिनिंग क्या था? माइल्ड और हार्श। तो परनीशियस क्या है हमारे पास? परनीशियस माइल्ड और हार्श नहीं है, परनीशियस मतलब सीवियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? परनीशियस आ जाएगा, परनीशियस एनीमिया। कई बार ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट वो किसी मतलब और तरीके से होते हैं, बट हमको कहीं ना कहीं वो याद आ जाते हैं, ठीक है। तो परनीशियस एनीमिया से मुझे यहाँ पे पता चल सकता था कि अगर ये पता होता बेनिंग का मतलब क्या है, तो परनीशियस मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, हाईली डेंजरस हो जाएगा, इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें आपके अगले वर्ड जो इसमें है, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, ये पहला ले लेता हूँ, एनोडाइन। आप जिस तरीके से प्रोनाउंसिएट करो, ANODYNE। याद रखने का तरीका आप ऐसा कर सकते हो कि नो डाइंग, मतलब कि कुछ ऐसा, नो डाई, ये चीज़ याद रखना कि ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा ना बोल देना कि एनोडाइन सर ने बोला था नो डाई है, ये मतलब नहीं है इसका, ये है आपको याद रखने का तरीका, ठीक है, याद रखने का तरीका, ठीक है। नो डाइंग मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको मरने ना दे। वो क्या हो सकता है सर? मतलब जो आपको मरने से बचाए, जो आपको पेन से बचाए, जो आपको डिस्कम्फर्ट से बचाए, ऐसा कुछ ड्रग, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं दैट सूथिस, ठीक है, जो आपको सूद करे, सूदिंग प्रोवाइड करे, स्ट्रेस रिलीव करे, दैट सूदिस पेन, डिस्कम्फर्ट, इसको क्या करे, सूद करे थोड़ा सा, ठीक है। या फिर पेन रिलीविंग ड्रग भी मैं बोल सकता हूं, पेन रिलीविंग ड्रग भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको बोल सकता हूं, ठीक है। पेन किलर भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसके सिनोनियम की बात करूं, इसकी अगर मैं अब इसके सिनोनियम की बात, देखो वर्ड आ गया, जो हमने करना था बिनिंग, उसका काम हो गया खत्म। जो वर्ड एक्स्ट्रा है उसका भी मतलब जानना है, उसके आगे उसके सिनोनियम का मतलब भी जानना है, उसके एंटोनियम भी जानने हैं। तो सिनोनियम क्या आ जाएगा इसका? सूदिंग आ जाएगा, ठीक है, कामिंग आ जाएगा, और इसका पेन किलर, इसका वो भी क्या आ जाएगा, ये सिनोनियम आ जाएगा। अगर मैं बढ़ूं एंटोनियम में, तो एंटोनियम इसका क्या आ जाएगा? अब जो सूद कर रहा है और दूसरा जो इरिटेट कर रहा है, आपको पेन दे रहा है, ठीक है, जो आपको इरिटेटिंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, पेन दे रहा है, जो आपके लिए हार्मफुल है, जो आपके लिए प्रोवोकेटिव है, प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया आपको? आई होप आपको चीज़ें जो है वो पसंद आ रही होंगी। आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास क्या बचता है? सलूब्रियस, ठीक है, यहीं पे बता दूं क्या? आगे ही लिखता हूं, चलो सलूब्रियस दोबारा लिख लेता हूं आगे। क्या वर्ड है मेरे पास अगला? सलूब्रियस, SALUBRIUOUS, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं सल्लू भाई से, ठीक है, सलमान भाई से, मतलब जो प्रमोट करता है गुड हेल्थ, ठीक है, प्रोमोट्स गुड हेल्थ, ठीक है। या फिर ये तो हो गया एक हेल्थ के रिलेटेड इसका मतलब। एक इसका मतलब होता है कि बहुत ही प्लेजेंट है। क्या मतलब होता है इसका? बहुत ही प्लेजेंट है, बेनिफिशियल है। क्या? अगर मैं क्लाइमेट के हिसाब से बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्लाइमेट या फिर प्लेस के हिसाब से बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? क्लाइमेट, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, बोलते बोलते जब मैं लिखता हूं तो कई बार स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ बोलना कुछ बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ लेता हूं, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत समझ आया करो, कभी कभी मेरी भी प्रॉब्लम समझ आया करो, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि JNK का मौसम जो है कंपेयर्ड टू बाकी स्टेट्स, ठीक है, इज सलूब्रियस, मतलब उसका कैसा मौसम है? JNK का हमारा प्लेजेंट मौसम है कंपेयर्ड टू बाकी स्टेट्स, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं उसको? सलूब्रियस बोल सकता हूं, याद रखना अभी से। अब मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो इसका सिनोनियम क्या होगा? जो गुड हेल्थ प्रमोट करता है, मतलब हेल्दी, ठीक है, क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा। या फिर इसकी और एक वर्ड आता है इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग, ठीक है, RATING, इनविगोरेटिंग भी क्या आ जाएगा? इसका सिनोनिम आ जाएगा। आगे से आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा। आपको किसकी पढ़ी होती है? आपको सिर्फ PDF की पढ़ी होती है, और जो भी अब बताऊंगा आगे, चलो पहले सुन लो। एंटोनियम क्या चीज़ है? एंटोनियम क्या आ जाएगा? इसका उल्टा। अब हेल्दी हो गया, हेल्दी का उल्टा क्या हो गया? अनहेल्दी, ठीक है, हेल्दी का उल्टा क्या बन गया आपका? अनहेल्दी बन गया। या फिर जो आपके लिए क्या हो? हार्मफुल हो, ठीक है। या फिर आपके लिए क्या हो? हार्मफुल का दूसरा क्या आ गया? परनीशियस भी आ गया। याद आया अभी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं? परनीशियस क्या हो गया? डेंजरस, हार्मफुल, सीवियर, हो गया सारी चीज़ें,
ठीक है जी, हो गया। लास्ट मेरे पास जो वर्ड बचता है इनोक्यूस बचता है, ठीक है, क्या बचता है? इनोक्यूस। तो ध्यान से सुनो, ये भी लास्ट बचा मेरे पास इनोक्यूस, INNOCUOUS। इनोक्यूस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस। इसका भी मतलब क्या है आपके पास? हार्मलेस इसका मतलब है। या फिर मैं अगर बात करूं बीनिंग, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम ही हो जाएंगे। लेकिन मुझे एंटोनियम पूछा था इसीलिए मेरा आंसर दूसरा था, लेकिन मुझे सिनोनियम पूछा होता तो आपका इनोक्यूस इसका सिनोनियम भी आ सकता था। अब मैं इसका ये सिनोनियम पता चल गया आपको। इसका एंटोनियम की अगर मैं बात करूं, इसका एंटोनियम होता है वही डेंजरस। फिर देखो ये सारी चीजें क्या आ रही है? हार्मलेस। हार्मलेस का दूसरा क्या होगा? डेंजरस। डेंजरस का दूसरा मैंने आपको कभी अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको पूछा जाता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट अभी बताया थोड़ी देर पहले, कहाँ बताया? यहीं कहीं बताया होगा, ये मैलिग्नेंट बताया, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद मैलिग्नेंट के बाद आपका दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया? परनीशियस, ठीक है, PERNICIOUS। तो ये आपस में आप देख रहे हो सारे एक जैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे सिनोनियम की बात करनी होती तो ये भी सिनोनियम बनता, ये भी सिनोनियम बनता। उसके बाद और क्या है मेरे पास? ये भी मेरा सिनोनियम बनता, लेकिन मुझे पूछा क्या था? उसका उल्टा पूछा था। तो बिनिंग क्या हो जाएगा? बिनिंग का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास? परनीशियस क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परनीशियस कहाँ लिखा मैंने? हाँ, ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा भी है यहाँ पे एंटोनियम। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं पढ़ने की, इस तरीके से आपको पढ़ना रहता है। तो ये आपके 4 थे, सिर्फ 4 में मुझे लगता है कि मैंने 50 से ज़्यादा आपको वर्ड जो है यहाँ पे बता चुका हूँ। अब देखो, आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है पीडीएफ से। जो सिंपल बात मैं बताता हूँ, और जिस बंदे को पीडीएफ से मतलब है वो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये रूल लग सकता है आपको, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो मेरी ये फालतू बकवास, लेकिन ये फालतू बकवास आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी, ये मुझे पता है। अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना अगर, कि पीडीएफ मेरे पास ये 4 पीडीएफ है मेरे पास जो आपको एग्जाम में आएंगे, सारे बच्चे कूद के आ जाएंगे, सब बच्चे कूद के आ जाएंगे। 1000 बच्चों ने देखा होगा ना, 1000 बच्चों में से 500 से 700 उसमें लाइक्स आ जाएंगे उस पोस्ट पे, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा होगा पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ मैं दे रहा हूं। लेकिन जब मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की होगी, जब मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया होगा, जब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, यहां पे कोई बच्चा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसको इसकी नहीं पड़ी, किसी को लेना देना नहीं है। बच्चों को किससे लेना देना है? पीडीएफ से। आज भी मैं बोल रहा हूं, पहले भी बोलता था, हमेशा बोलूंगा, पीडीएफ से आपका कभी भी पेपर क्वालिफाई नहीं हो सकता। जिसको पीडीएफ चाहिए, आपके फोन में हजारों पीडीएफ पड़ी है, इतनी बुक्स पड़ी हैं, आज तक क्वालिफाई हुआ क्या? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा जब तक आप खुद से बुक्स नहीं पकड़ते, ठीक है। बाकी ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, यहां पे आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की बात करता हूं तो ही हैज अ डीप एवर्शन डैश हिपोक्रेसी। अब एवर्शन का मतलब क्या होता है? एवर्शन का मतलब होता है कि एक, मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं कि चेंज या फिर टर्न, ठीक है, टर्न लेना या फिर चेंज, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिसलाइक की एक फीलिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक भी बोल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक भी इसको बोल सकता हूं, ठीक है। उसकी हिपोक्रेसी की तरफ डीप एवर्शन है। अब टू हिपोक्रेसी, यहाँ पे दो मतलब होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा या फोर आएगा? यहाँ पे बच्चों को यही कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल बता दूं कि एवर्शन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ये भी आपके पास वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, मेड फ्रॉम, या मेड फ्रॉम आएगा कि मेड ऑफ आएगा, डाई ऑफ आएगा, डाई फ्रॉम आएगा, ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं। वैसे ही एवर्शन के साथ हमारे पास क्या आता है? टू आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मतलब अगर जान लो तो आपको शायद पता चल जाए। हिपोक्रेसी क्या होती है? हिपोक्रेसी मतलब कि, मतलब जैसा बंदा, मतलब कई बार देखो कि अब ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, मान लो अब बंदा ना कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन जब वो सामने आता है तो कुछ और होता है बंदा। तो मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करना जो अब हो नहीं, वैसा प्रिटेंड करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो उसका क्या है? ही हैज अ डीप एवर्शन टू हिपोक्रेसी। तो क्या आएगा यहाँ पे? टू आएगा। अब जनरली यहाँ पे 3 चीजें आपको पूछी जाती हैं, 3 चीजें टू से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहीं आगे लिखूंगा, एक सेकंड रुको, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो जब मैं अगर टू की बात करता हूँ ना, तो मेरे पास 3 चीजें आती है। एक आता है मेरे पास टू, एक आता है मेरे पास इन टू, एक आता है मेरे पास ऑन टू, ठीक है। इन 3 चीजों में कंफ्यूजन होती है। टू मैं कहाँ पे यूज करता हूँ? टू मैं यूज करता हूँ कि मुझे टू और टू वर्ड्स भी मैं कभी कभी यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू आर टू वर्ड्स, ठीक है, ये यूज होता है। तो टू और टू वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि टू वर्ड्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हूं या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं, तो उस केस में मैं क्या बोलता हूं? टू यूज करता हूं, ठीक है। अब बात आती है इन टू की। इन टू मैं कहां यूज करता हूं? इन टू का मतलब होता है कि ये सारे होते तो ये किस में है? ये मोशन के लिए है, सारे मोशन या फिर एक्शन में, ठीक है। अब इन टू मैं तब यूज करता हूं जब मैं किसी बॉडी को आउटसाइड से इनसाइड लेके जा रहा हूं, ठीक है। टू मूव, यहां पे लिख लेता हूं पूरा, टू मूव एन ऑब्जेक्ट, टू मूव एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। किसके? एन एरिया, किसी एरिया या किसी वॉल्यूम के अंदर जब मैं लेके जाता हूं तो मैं वहां पे क्या यूज करता हूं? मैं वहां पे इनटू का यूज करता हूं। या फिर
जब मेरी चीज़ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, कंप्लीटली चेंज हो जाए या फिर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसकी, तो उस केस में भी मैं क्या बोलता हूं, इनटू बोलूंगा। जैसे मैं बोलूंगा वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, क्या बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वाटर, आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही हूं, वाटर चेंजेस इनटू, क्या बोलूंगा यहाँ पे, इनटू वेपर्स, तो टू वेपर्स नहीं बोलूंगा यहाँ पे, वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन बीइंग हीटेड, हीट करने के बाद वाटर जो है वो वेपर्स में बदल जाता है, मतलब कंप्लीटली क्या हो गया, वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इनटू की बात भी होगी। अब बात करें अगर ऑन टू की बात करें तो यहां पे कर देता हूं नीचे, ठीक है। ऑन टू की अगर मैं बात करूं तो यहां पे है कि वन बॉडी जब कब यूज होता है, जब वन बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन, वन बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन टू हिट और कोलाइड और टच अदर बॉडी, ठीक है। जब एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में टू हिट या फिर कोलाइड या फिर टच, उसको मारने के लिए, उसको कोलाइड करने के लिए, उसको टच करने के लिए, तो उस केस में मैं क्या यूज करता हूं, उस केस में मैं यूज करता हूं आपका ऑन टू। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल की यहां पे बात करूं तो मेरे पास आएगा, अगर मैं एग्जांपल हूं तो मैं यहां पे एग्जांपल ले सकता हूं, द प्लेयर एम्ड एंड थ्रू द बॉल, प्लेयर ने एम किया और बॉल मारा ऑन टू द विकेट्स, किसके, ऑन टू द विकेट्स। अब जब बॉलिंग कर रहा है बंदा तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से बॉलिंग करेगा ना कि बॉल क्या करे, विकेट्स को हिट करे, बॉल क्या करे, कोलाइड करे या तो टच करे, क्योंकि वो आउट होने के लिए सोचेगा ना, आउट कराने के लिए सोचेगा, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, ऑन टू यूज करूंगा, ठीक है। इतना समझ आया। या फिर जब हमारे पास क्या होता है, एक नैरो रोड जो है, जब मैं ऐसा बोलता हूं अ नैरो रोड opens up, a narrow road opens up onto a big road, ठीक है। a narrow road opens up to a big road, मतलब नैरो रोड थी पहले, अब ये इसके साथ क्या कर रही है, जुड़ रही है, कोलाइड कर रही है, टच कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या यूज होगा, ऑन टू यूज होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि इंग्लिश की क्लास नहीं है ना बेटा, तो मैं आपको पूरा मतलब एक एक ऐसे बेसिक से कैसे पढ़ाऊं, मैं कैसे मतलब पूरा चीज़ें बताऊं, वो तो मेरे को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाएंगे इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने में, अगर मुझे पढ़ाना हो सही तरीके से तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ आई होंगी। ऑन टू, टू और इन टू का आपको जो है यहाँ पे पता लग गया होगा। 61 हमारा हो गया। बात करते हैं 62 की। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 62 था, शी इज एडेप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास आता है, पहले तो एडेप्ट है क्या, एडेप्ट मतलब कि जिसके पास बहुत सारे स्किल हों, हाईली स्किलफुल मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, हाईली स्किलफुल मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक मेरे पास आता है एडेप्ट इन और एक मेरे पास आता है एडेप्ट एट, ठीक है। लगभग दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बट होता क्या, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसे हो सकता है कि जैसे ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडॉप्ट एट है ये, इन एन नहीं है, एडप्ट एट। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जब हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात हो रही हो तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, इन यूज़ करता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स है, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर डांस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर म्यूजिक की बात करूँगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी और की बात करूँगा, तो जनरली हम लोग यहाँ पे इन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे इन नहीं है किसी भी ऑप्शन में, अगर इन किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो बिल्कुल हम लोग एट पे से भी जा सकते हैं, ठीक है, कि वो सॉरी कि उसके पास क्या है, उसके पास स्किल्स हैं ऐसे कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो शी इज एडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा इशू इसमें है नहीं, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब मैंने आपको ऐड का आई थिंक लास्ट टाइम जब पढ़ाया था ये, तो ऐड का मैंने बताया था, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ऐड के बारे में बता देता हूँ। एक सेकंड जरा रुको, ठीक है। अब ऐट हमारा कहाँ पे यूज होता है, एक सेकंड क्या बोल रहा हूँ, ऐट मेरा कहाँ पे यूज होता है, जनरली ऐट हमारा यूज होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं जो यूज करना हो, ठीक है, जहां पे वेयर देयर इज नो नीड ऑफ एरिया और वॉल्यूम। क्योंकि ऐट और इन जो है ना वो दोनों मेरे पास साथ साथ होते हैं, तो मुझे कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है, ऐट कहाँ पे यूज करूँ, इन कहाँ पे यूज करूँ। इन मेरे पास होता है, इन मेरे पास वहाँ पे यूज़ होता है कि मुझे अगर बात करनी है किसी इनसाइड सम एरिया, किसी एरिया के अंदर की बात करनी है या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर की बात करनी है, तो मैं इन यूज़ कर सकता हूँ। ऐट होता है एट सम सरफेस, मतलब कि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम और एरिया का कोई लेना देना नहीं है, या फिर मैं ऐट यूज़ कर सकता हूँ एट सम ग्रुप एक्टिविटीज़। जब हमारे पास कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है ना, तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं ऐट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ऐट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अगर बात करूँ तो ऐट क्लास क्या होगा, ऐट क्लास होगा,
पिकनिक होगी कहीं पे तो उसके साथ मैं क्या यूज़ करूँगा, एट यूज़ करूँगा। प्रेजेंटेशन, पार्टी, गेट टुगेदर, ये सारी चीज़ें मैं क्या यूज़ करूँगा, एट। या फिर मैं जब मैं बात करता हूँ किसकी, वेन्यूज़ की, जब मैं कहीं वेन्यू की बात करता हूँ, मतलब जैसे एयरपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे मुझे समय से पहले पहुँचना है, एयरपोर्ट होता है, रेलवे स्टेशन होता है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एट। ठीक है, समझ आया आपको? तो आई थिंक ये भी आपको समझ जो है वो आया होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ऐड की, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अभी कितना लिखूं, कहां पे लिखूं, मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर डिस्कस्ड एट द क्लास टुडे। ठीक है, क्लास की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस हुए एट द क्लास, या फिर डिस्कस हुए थे, वर डिस्कस्ड एट द क्लास टुडे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। आई होप आपको समझ जो है वो आया होगा। नेक्स्ट है आपका, द मैनेजर वॉज एक्यूज ऑफ, आई थिंक ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, तो ये एक्यूज ऑफ नेग्लिजेंस, ये आपको पता होगा, इसके साथ मुझे ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ सीधा 64 पे मैं जंप करूँ तो 64 क्या है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इनक्वेटिव वर्ब, सॉरी अब देखो सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है गले को। इनक्वेटिव वर्ब क्या है, इनक्वेटिव वर्ब मतलब थोड़ा सा जो ना आपको क्या बताएगा, थोड़ा सा चेंज बताएगा। क्या बताएगा आपको, चेंज बताएगा, मतलब पहले स्टेट ये थी, अब स्टेट ऐसी होने जा रही है, या ऐसी स्टेट हो गई, जिससे जिस सेंटेंस को पढ़ के ना आपको सामने पता चल जाएगा कि आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कोई चीज़, अब मैं बताऊं, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ समर सीजन, विंटर सीजन होता है, आपके पास ऑटम सीजन आता है जब आपके पास, तो आपको पता है कि पत्तों का कलर क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है उस समय। तो अगर मैं बात करूं कि द लीव टर्न्ड, या द लीव्स टर्न्ड, कुछ मतलब कुछ भी येलो होता है, क्या होता है, या फिर गिर जाते हैं जो कुछ ऐसा, तो मतलब टर्न्ड होने लगा, चेंज होने लगा। जैसे ही चेंज होने लगा तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनक्वेटिव वर्ब। जनरली मेरे पास क्या होता है, ऐसे मेरे पास मतलब कुछ तरीके हैं जिससे मैं मतलब मुझे पता चल जाए कि इनक्वेटिव वर्ब क्या होता है। कुछ मेरे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जिससे मुझे पता चल जाता है। जैसे अगर आपके पास लगा हो कहीं पे बिकम, या फिर आपके पास लगा हो कहीं कि ये टर्न हो रहा है इस स्टेज में, या इस स्टेज में टर्न हो रहा है, उस तरीके से। उसके बाद आपके पास अगर कहीं पे ई एन लगा हो लास्ट में, वर्ब के एंडिंग में कहीं पे ई एन लगा हो, ऑल्दो सारे नहीं बट मैनी भी बात कर रहा हूँ, ई एन लगा हो, या फिर आपके पास कहीं पे आई एफ वाई लगा हो, जैसे यहाँ पे डार्कन है, ठीक है, ये है ना डार्कन्ड, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द स्काई डार्कन्ड सडनली, मतलब स्काई जो है एकदम से क्या हो गया, डार्क हो गया, स्टेट क्या होगी उसकी, चेंज होगी एकदम से। तो ये क्या होगा, ये मेरे पास सेंटेंस होगा जिसमें क्या होगा, इनक्वेटिव वर्ब होगा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ जो है वो आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आपका मतलब नॉर्मल टेंस का सेंटेंस है कि एज द नाइट एडवांस्ड कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ पे, पास्ट आ गया, सिंपल पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, कि जैसे जैसे नाइट जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, एयर जो है डैश कूलर, इसका मतलब आपका यहाँ पे भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, अब ये सिंपल पास्ट है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ग्रू कूलर। ठीक है, ग्रो का क्या आ जाएगा यहाँ पे, पास्ट टेंस, द एयर ग्रू कूलर। सपोज करो ऐसा नहीं होता सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस ना हो के यहाँ पे मान लो कि एडवांस्ड की जगह यहाँ पे होता एडवांसेस। ठीक है, ये क्या आ जाता आपका, सिंपल पास्ट। एज द नाइट एडवांसेस अगर होता तो यहाँ पे क्या आता, द एयर ग्रोज, क्या आता फिर, द एयर ग्रोज कूलर। ठीक है, उस समय फिर आपका क्या सेंटेंस आता है, यहाँ पे डी पार्ट आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो आपका क्या आएगा, ग्रू आएगा। अब ये भी मुझे बताओ, क्या ये इनक्वेटिव वर्ब है क्या, ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे नाइट क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, वैसे वैसे इसका एयर का वो क्या है, मतलब ये स्टेट क्या है, चेंज हो रही है, कूलर होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये भी कौन सा वर्ब बराबर ना, ये भी मेरा कोएटिव वर्ब की एग्जांपल होगी। ठीक है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, कोएटिव वर्ब की। समझ आया आपको, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कोएटिव वर्ब जो मैंने बोला वो किसके मतलब क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं, क्या होता क्या है, स्टेट आपकी चेंज हो रही है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस बिलो, इसमें से कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यहाँ पे यूज हो रखी है। तो मुझे बोला गया है द ऑपरेटर्स फंक्शनड एज इट वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू डू बट ओनली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, ऐसा मुझे अगर कुछ ढूंढना है, मुझे फॉर्म ऑफ वर्ब अगर ढूंढनी है, तो सबसे पहले मुझे ये ढूंढना है कि यहाँ पे मेरा मेन वर्ब जो है वो कौन सा होगा। क्या, जो मेन वर्ब मेरा यहाँ पे कौन सा है, मेन वर्ब यहाँ पे मेरा है फंक्शनड। ऑपरेटर्स क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे मेरा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे अगर मतलब अगर मैं बात करूं, मैं लिखता हूं आई नीड अ पेन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पेन चाहिए। मैं क्या हूं यहाँ पे, सब्जेक्ट हूं, और मुझे क्या चाहिए, वर्ब आ गया, और मुझे चाहिए क्या, मुझे एक पेन चाहिए, तो पेन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पेन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपको क्वेश्चन पूछना होता है वर्ब को
कि व्हाट आई नीड, मुझे क्या चाहिए। अगर आपको आंसर मिल रहा है वहां पे, इसका मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या समझ आया आपको? अगर आपको आंसर मिल रहा है इसका मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे मुझे इसको क्वेश्चन करना है, किसको? द ऑपरेटर्स फंक्शन। ठीक है, द ऑपरेटर्स फंक्शन व्हाट, जैसे यह था आई नीड व्हाट, आई नीड अ पेन, मतलब ऑब्जेक्ट था। द ऑपरेटर्स फंक्शन व्हाट, मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा सेंटेंस में से। जब मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा, मतलब इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट की कमी है। क्या बोला मैंने? कि इसके पास ऑब्जेक्ट की कमी है। अब जब मेरे पास आंसर में आया ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो यहां पे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स मेरे होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, तो मेरा आंसर इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आशा करता हूं थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है, जितना भी मुझे समझाना आता है, मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि आपको समझ आए। आशा यही करूंगा कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 67 पे। नेक्स्ट है भैया मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले करने से पहले मुझे थोड़ा डिटर्मिनर के बारे में पता होना चाहिए। डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं। ठीक है, उसको मीनिंग क्या बोलते हैं, नाउन को और इंफॉर्मेशन देते हैं और मीनिंग्स देते हैं उसको। नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, यूज्ड, एक सेकेंड रुको जरा, यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होते हैं और क्या करते हैं उसको, gives more information about a noun। जो भी नाउन होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। अब मैं अगर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होता है, पोजेसिव डिटर्मिनर्स होता है, क्वांटिटिव्स या क्वांटिफायर्स भी हम लोग बोलते हैं कि जो क्वांटिटी बताता है कि कितने कितने ज़्यादा, हाउ मैनी, लिटिल है, कम है, मोर है, मतलब इस तरह का जो है। उसके बाद नंबर्स भी होते हैं जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं 1 2 3 4 करके। उसके बाद इंटेरोगेटिव होते हैं, आर्टिकल्स भी आपके डिटर्मिनेटिव में आएंगे, जैसे ए है, ये भी आपका डिटर्मिनेटिव में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। अब मुझे पूछा गया इनमें से, मुझे मैच एक सेकेंड का करेक्टली मैच, हाँ मुझे इसके साथ टाइप मैच करनी है कि किस किस में कौन कौन सा आता है और बताओ कौन सा सही है। सबसे पहले मेरे पास आएंगे आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या आएंगे? आर्टिकल्स आएंगे। आर्टिकल्स में मेरे पास क्या क्या आएगा? आर्टिकल्स में मेरे पास ए एंड द आएगा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे तो ए एंड द है नहीं, तो आर्टिकल वाला यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो ये चला गया। दूसरा मेरे, ये पहला आ गया। दूसरा मेरे पास आता है, मैं अलग से लिखूंगा, एक सेकंड रुको, अब वो अलग से ही बना देता हूँ ना, ऐसा नोट्स टाइप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिटर्मिनर्स। ठीक है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, वहीं से उठा के यहाँ चिपका देता हूँ ताकि आपका एक नोट्स टाइप रहे आपके पास। ठीक है, ये भी यहीं से उठा देता हूँ, कॉपी एंड देन। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आपको आ गया कि क्या लिखा है मैंने, ये आपको पता है। अब मैं आर्टिकल्स की बात कर चुका कि आर्टिकल में ए एंड द आता है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं अगर आगे थोड़ा सा बढ़ूँ तो दूसरे टाइप में मेरे पास क्या आता है? यहाँ पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या चीज़ें आ गई? डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है जैसे मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, कि बताना किसी चीज़ को, जैसे दिस दैट दोज दीज, ये सारे किस में आएंगे? ये सारे आपके आएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव में। अब यहाँ पे दिस दैट कहीं पे यूज़ तो हो रहा है सर, कहाँ पे यूज़ हो रहा था? दिस यूज़ हो रहा था, दीज यूज़ हो रहा था। इसका मतलब क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा। वैसे भी पहला ऑप्शन देखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन तो सभी में है ही है। उसके बाद मैं आगे अगर बढ़ूँ थोड़ा सा, तो तीसरे टाइप में मेरे पास आएगा पोजेसिव्स। ठीक है, ऐसे पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है ना, POSSESSIVE। पोजेसिव क्या करता है? ये ओनरशिप शो करता है। ठीक है, ये क्या बताता है? ओनरशिप अपनी बताता है, रिलेशन बताता है, ओनरशिप बताता है कि मेरी चीज़ है भैया, या आपकी चीज़ है। माई चीज़ बोल रहा हूँ। माई मतलब मेरी चीज़ है, आपकी चीज़ है, या फिर हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, अवर होगा, देयर होगा। ये सारी किस में आती हैं? पोजेसिव में आती हैं। उसके बाद आगे भी पहले देख ही लेते हैं, मतलब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वांटिटी वाले होते हैं, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? क्वांटिफायर्स। क्या बोलता हूँ उसको? क्वांटिफायर्स बोलता हूँ। क्वांटिफायर क्या बताता है? कितनी क्वांटिटी, मतलब हाउ मच। ठीक है, हाउ मच या फिर हाउ मैनी भी बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इन चीज़ों में क्या आता है? इसमें आता है जैसे सम, कितना मुझे नहीं पता लेकिन क्वांटिटी बता रहा है ना। मैनी, कितना मुझे नहीं पता लेकिन क्वांटिटी बता रहा है। फ्यू, कितना फ्यू मुझे नहीं पता। अब इसमें भी अलग से आ जाता है ए फ्यू, छोड़ो उसको, इतना नहीं मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे लिटल। उसके बाद आ जाता है आपका मच, भी इसी में आएगा, सेवरल इसी में आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें आएंगी। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद मेरा नंबर्स आता है, जो मुझे डायरेक्ट बताता है क्या नंबर्स। अब ये तो पता ही आपको, नंबर्स 1 2 3 4 डायरेक्ट बताएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है मेरे पास इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, जो मुझे क्या करता है? क्वेश्चन वर्ड्स। क्या? क्वेश्चन वर्ड्स जैसे विच, व्हाट और हुज।
ठीक है, ये बताता है, ये बता दिया मैंने आपको सारा। अब देखो कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो आपको ये दीज दिख रहा है, ये तो मैं पहले ही बता चुका, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अब यहाँ पे आपको दिखा क्या, सम। सम किस में आता है, सम आपका आएगा क्वांटिटी में। सम है, फ्यू है, लिटिल है, क्वांटिटी में आएगा। तो क्वांटिटी में तो नहीं दिया, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव में दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बताया क्या, नीचे एक सेकंड रुको जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं बताया, तो एक यहाँ पे ये भी लिख लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी यहाँ पे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपका आता है ना ईच, ठीक है, ईच, एवरी, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब देखते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे कहाँ था, हाँ ठीक है। अब माई है, माई ब्रदर मतलब मेरा, मतलब पोजेशन बता रहा है, तो मतलब पोजेसिव डिटर्मिनर ही है, इसका मतलब ये भी सही है, पहला भी है और तीसरा भी है। इसका मतलब दूसरा तो गलत था ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। तीसरा सही है, तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सेट भी यहाँ पे ऑप्शन किए थे। उसके बाद आ गया मेरे पास ईच। ईच मेरे पास क्या बताता है, अभी मैंने आपको बता दिया, ईच बताता है मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ईच और एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पे मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ पे इसने क्वांटिटिव दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। इसका मतलब 1 और 3 सिर्फ सही होगा। आई होप अब तो आपको समझ आया ही होगा कि कौन सा डिटर्मिनेंट कौन सा होता है, कैसा है। अब आपको जैसे भी वर्ड्स आएंगे आपको दिख जाएंगे आराम से। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें देखो क्या बोला गया है मुझे कि कौन सा डिटर्मिनर जो है वो रॉन्गली यूज हुआ है। अभी डिटर्मिनर के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अब पढ़ो इसको ध्यान से। डिस्पाइट चेकिंग ईच रिकॉर्ड केयरफुली द ऑडिटर कुड नॉट डिटेक्ट द फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी। अब ईच और एवरी जो है वो किस में आता है, अभी मैंने आपको बताया ईच और एवरी किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा। अगला पढ़ लेते हैं। फॉर्चुनेटली शी हैज़ सम रिलेटिव्स। सम मैंने किस में बताया आपको, अभी मैंने सम किस में बताया, क्वांटिटिव में आएगा, या फिर क्वांटिफायर भी उसको बोला जाता है। आगे है मेरे पास, नॉट मच स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल। स्केड्यूल बोलो, जैसा भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। नॉट मच स्टूडेंट, अब मच जो है, मच, मैनी, ये किस में यूज होता है आपका, ये नंबर में, या फिर आपको क्या बताता है, ये क्वांटिटी अगेन। ठीक है, उसके बाद दोज, दीज, देयर, ये कौन सा बताया मैंने, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, अब आपको ये समझ आ चुका है कौन सा डिटर्मिनर है। अब यहाँ पे गलती क्या है, गलती बताता हूँ सीधी। नॉट मच स्टूडेंट्स, अब जो मच का यूसेज होता है ना, अब मैं अभी सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, फिर वही बात है कि बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, आगे ही कितना देर हो गया, कितना बड़ा हो गया। नॉट मच स्टूडेंट, नॉट जो है ना, नॉट बोल रहा हूँ, मच जो है ना, ये हमारे पास यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच जो है वो यूज होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्लास की, पर्टिकुलर स्कूल की, किसी की बात की गई होगी ना, जब उसकी बात की गई है, क्योंकि स्कूल टाइमिंग मतलब टाइमिंग की बात की है या शेड्यूल की बात की है, तो किसी पर्टिकुलर जगह की बात की है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे, हमारे काउंटेबल बन जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। तो उसके साथ मैं मच यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो मैं मच यूज़ कर सकता हूँ, जैसे वाटर है मेरे पास, उसके साथ मच यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट जो है वो काउंटेबल है, तो उसके बाद मैं मैनी यूज़ कर सकता हूँ। मच की जगह यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैनी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मच यूज़ नहीं कर सकता। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर गलत यूज़ हो जाएगा, बाकी सारे मेरे सही हैं। ठीक है, आगे देखो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले पोजेसिव के बारे में बताया आपको मैंने। पोजेसिव में क्या आता है आपका, अभी देखो दोबारा से यहाँ पे, पोजेसिव में कहाँ गया, पोजेसिव में आता है माई, योर, हिज, हर, इट्स, ओवर, देयर, ये सारे किस में आते हैं, पोजेसिव में। अब आपको ढूंढना है कौन सा इसमें पोजेसिव यूज कर रहा है, तो देयर दिख गया ना आपको, देयर दिख गया, खत्म हो गई कहानी। सेवरल, अभी मैंने बोला आपको, सेवरल हो, लिटिल हो, मच हो, क्वांटिटी बताता है। ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव बताता है। ये फ्यू दोबारा से क्या बता रहा है आपको, क्वांटिटी बता रहा है। तो आपको डिटर्मिनर का सही से पता आपको चल चुका है अब। तो इसमें क्या आ जाएगा, दे वर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स, तो मतलब पोजेसिवनेस है इसमें। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना, एक तो मतलब जो मिस्ड क्या बोलते हैं उसको, जो गलत स्पेलिंग थे वो भी पूछ लिया हुआ है, और एक तरह का ना आपको ये वन वर्ड जो होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, वो एक सेंटेंस को जो वन वर्ड में बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है। बट अ पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज आर हर हैट, यहाँ पे पहले तो ये देखो कि एक मेरे पास ईडियम भी आता है। ठीक है, एक ईडियम आता है कि टॉक्स, क्या आता है, टॉक्स थ्रू हिज और हर हैट। इस ईडियम का मतलब क्या होता है, इस ईडियम का मतलब होता है कि बोलना तो है, ठीक है, बोलना तो है, स्पीक बट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, स्पीक विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। ठीक है, बोलना लेकिन कुछ भी बोले जाना, पता नहीं है सही तरीके से, लेकिन बोले जाना फिर भी। ठीक है, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, ये तो मेरा ईडियम आ गया। अब ये है अ पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज आर हर हैट, मतलब कि जो इन्फ्लुएंशियल टाइप पर्सन है एक किस्म का। ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर टाइप है कि मतलब जिसके बोलने से, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, जिसके बोलने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग मानते हैं बात, या लोग अच्छा सुनते हैं उसको, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, या लोग मानते हैं उसको,
ठीक है, इस टाइप का। इसको मैं ना अगर मैं बात करूं तो कहाँ गया, हाँ इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं ब्लफर भी बोलता हूँ कई बार, क्या, BLUFFER। ठीक है, मतलब ये वो बंदा है जो अपनी स्पीच के थ्रू, बोलने के थ्रू दूसरे को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसको मैं परसुएड भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, परसुएड, PERSUADE, जो परसुएड करने की कोशिश करता है, जो कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये भी बोल सकता हूँ। तो बहुत सारे वर्ड है मेरे पास जो इंप्रेस करने की कोशिश करे, वो सब भी मैं बोल सकता हूँ। तो इसका सही मतलब जो है, इसका मतलब, इसका मीनिंग जो है ये होता है परलोक्यूशनिस्ट। ठीक है, इसका जो एक्चुअल सेंटेंस है वो ये है, बट आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, कुछ जगहों पे ये भी चीज़, ये भी मेंशन है। जितनी मैंने रिसर्च की है, जितनी मुझे नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज मुझे है नहीं, सिंपल सी बात जो है, सही बताता हूँ आपको, जितनी मैंने रिसर्च की है, मुझे कहीं कहीं पे ये भी दिखा है, लेकिन ये भी दिखा है, लेकिन मुझे दिखा कि एक्चुअली जो है इसका मीनिंग जो है, ये दोनों जगह लिखा जाता है, बट कई बार बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ऐसा नहीं होता। करेक्ट स्पेलिंग इसका क्या है, ये है। बट आप मुझे कमेंट में आप भी बता सकते हो, जितना आपने रिसर्च करा होगा, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका कौन सा सही रहेगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। पता नहीं कहाँ से ढूंढे हैं इन्होंने इतने खतरनाक से वर्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोबारा से। तो ये क्या है, सेक्रीलिजियस। क्या है, सेक्रीलिजियस, मतलब रिलीजियस से कुछ ना कुछ लेना देना होगा। आपको दिख रहा है बीच में वर्ड रिलीजियस दिख रहा है आपको, तो सेक्रीलिजियस, इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर मतलब ऐसा मान लो कि सेक्रेड प्लेस या सेक्रेड बुक या सेक्रेड क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेड और होली प्लेस बोल दो आप लोग, बुक बोल दो, कुछ बोल दो, उसकी तरफ हेट शो करना। ठीक है, शोइंग हेट। ठीक है, शोइंग हेट टूवर्ड्स सेक्रेड प्लेसेस या सेक्रेड बुक्स, उसकी तरफ हेट शो करना, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेक्रेलिजियस बोलता हूँ। और सही स्पेलिंग इसका क्या रहेगा, SACRILEGIOUS। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट मेरे पास है मैच द वर्ड विद इट्स सिनोनिम्स। तो यहाँ पे भी वही आ गया। सबसे पहला है, अब देखने में ये लग रहा है रिकोशेट, बट आई थिंक इसको पढ़ा जाता है रिकोशे। ठीक है, रिकोशे टाइप इसको पढ़ा जाता है। रिकोशे का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये कोई दीवार है, यहाँ पे आप बाल फेंक रहे हो, तो बाल जो बाउंस बैक होके आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकेशे बोलते हैं, मतलब बाउंस बैक होके आना। ठीक है, बाउंस बैक अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है मेरे पास, रिकोशे है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, मैं वो नहीं बोल सकता, बट जब बाउंसिंग होती है तो उसको क्या बोलता हूँ, रिकोशे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम अगर मैं बात करूं तो कैरम, यहाँ पे इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। कैरम का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया अगर कैरम बोर्ड आ गया। ठीक है, कैरम का मतलब भी क्या होगा, बाउंस बैक होता है। ठीक है, बाउंस बैक होता है कैरम का मतलब भी। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो अजवाइन होती है ना, अजवाइन, उसको भी शायद कैरम ही बोलते हैं, कैरम सीड्स। एक बार चेक करना जरा, मतलब आप चेक करना अपने एंड से। आई थिंक अजवाइन को भी कैरम ही बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है मेलनकोली। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत बार। मेलनकोली का मतलब होता है सैडनेस। क्या मतलब होता है, सैड या फिर सैडनेस बोलो, बट ऐसी सैडनेस ना, वो अकेले बैठ के, एलोन क्वाइट बैठ के ऐसे सैड हो बंदा, जो मेरे जैसा बेचारा इंसान जिसके पास कोई नहीं होता, तो वो सैड मतलब अकेले बैठ के सोचता रहता है, या फिर अकेले बैठ के अकेला बैठना पसंद करता है, तो उस तरीके की जो सैडनेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेलनकोली बोला जाता है। सिमिलरली जो मेरे पास यहाँ पे डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड का मतलब भी क्या होता है मेरे पास, डिजेक्टेड का मतलब भी वही होता है, सैड। ठीक है, वेरी सैड बोलो, सैड, वेरी सैड बोलो यहाँ पे, या फिर वेरी सैड ही है, मतलब सैड ही इसका भी मतलब है। तो इसका मतलब फर्स्ट का मेरे पास ए है, सेकंड का मेरे पास सी होगा। अगर मैं देखूं फर्स्ट का मेरे पास ए, ये तो नहीं हो सकते, सेकंड का मेरे पास सी, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा बन गया, डी बन गया। अब मेरे पास आ गया थर्ड। अब तो मुझे वैसे पता चल ही गया कि थर्ड का 2 है, बट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास है पॉइग्नेंट। ठीक है, क्या है, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब लगभग सैडनेस इसी तरह से लेना देना है, लेकिन ये क्वाइट सैडनेस हो गया। इसका मतलब भी यही होता है कि इमोशनल टाइप। क्या, इमोशनल टाइप, जो दिल पे ले लेता है बात, दिल पे लग जाती है। ठीक है, इमोशनल टाइप जो होता है ना, दिल पे लग जाती है उसको, है एक किस्म की सैडनेस ही है, ये भी सैडनेस ही है। तो इसका भी क्या मतलब होता है, हर्ट रेंडिंग का मतलब भी क्या होता है, हर्ट रेंडिंग का मतलब भी क्या है, इमोशनल हो गया। इसका भी यही मतलब है। तो थर्ड क्या क्या आ गया मेरे पास, बी आ गया। तो इसका क्या आ गया, बी, ACB। उसके बाद मेरे पास बचा, इसको आप ना इस तरीके से भी याद रख सकते हो, मतलब थोड़ा सा याद रखने का तरीका, पॉइग्नेंट को आप ऐसे थोड़ा ना प्रेग्नेंट टाइप याद रखो। जब भी औरत जो है, लड़की जो है प्रेग्नेंट होती है, तो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, हर्ट भर जाता है उसका उस समय। ठीक है, तो इस तरीके से भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। उसके बाद मेरे पास आता है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज बोलो या सब्टरफ्यूज, कुछ भी मतलब आप अंग्रेजों के तरीके से बोलना है, जिस भी तरीके से बोलना है आप बोल सकते हो। ये है आपको मतलब थोड़ा सा मतलब ट्रिक करना किसी चीज़ को।
ठीक है। ट्रिक करना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब हम लोग कोई ऐसी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग रियल चीज़ जो है वो छुपा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब भी ये होता है सब्टरफ्यूज। अब उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे होगा इसका डिसेप्शन होगा ना अगर, तो मेरा वो भी क्या होगा, सही होगा। प्लॉय भी क्या है मेरे पास, सही है। ये भी क्या होता है, इसका भी मतलब यही है कि ऐसी कुछ स्मार्ट ट्रिक यूज़ करना जिससे जो ट्रुथ है हमारा वो बच जाए, ठीक है, ट्रुथ ना बताना पड़े या ट्रुथ को छुपा के रखो उस तरीके से। तो ये ACBD करके आ रहा है, ये हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखो ये याद है आपको, कल ही मैंने बताया था, ठीक है, कल ही मैंने आपको चीज़ बताई थी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ढूंढना होता है ऐसे सेंटेंस में कि इंट्रोडक्शन किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसका मतलब स्टार्ट पी से होगा, जैसे ही ऑप्शन में आए पी से स्टार्ट, एक ही सेंटेंस से बात ही खत्म हो गई। समझ आया आपको, तो बात ही खत्म होगी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बारे में थोड़ा क्या बात की गई है, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो चीज़ें मुझे देखनी होती है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ओनली बी अचीव्ड, कैसे अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, किस तरीके से अचीव कर सकते हैं वो बताना है हमको। तो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, कैन बी अचीव्ड थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले पी आ गया फिर आर आ गया, उसके बाद कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। अमंग कहाँ पे यूज़ होता है, कल ही बताया, कल बोल रहा हूँ फिर वही कल बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, कल मतलब कि पुराने लेक्चर में बताया था, इसी लेक्चर में पीछे बताया था, जहाँ पे बिटवीन और अमंग, बिटवीन होता है जब दो लोग हो, अमंग हो जहाँ हमारे पास ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 होते हैं। तो यहाँ पे कैन बी अचीव्ड अमंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, मतलब बहुत सारे की बातें हो रही है ना, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी होंगी, प्राइवेट की भी बहुत सारी होंगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग। तो PRQS जो है, वैसे भी आपको P से पता चल ही चुका था कि एक आपका ऑप्शन बचता ही एक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान डाल दिया था, नहीं तो ये पेपर तो बिल्कुल ऐसे धागे खोलने वाला पेपर है। नेक्स्ट है मेरे पास, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, क्या ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, देखो आज मैं सारा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, किसी दिन आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि नाइदर, ईच, एवरी, नाइदर, नॉर, ये इनके साथ क्या यूज़ होता है, कहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, कौन प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे नाइदर है, नाइदर हमारा यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है, अगर नाइदर है तो इसका मतलब इसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ नाइदर ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड बाय द कमेटी मेंबर्स वर, क्या दिख रहा है, वर यहाँ पे दिख रहा है। तो नाइदर के साथ हमारा कौन सा वर्ब यूज होता है, हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यहाँ पे मेरे पास वॉज आना चाहिए था, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिमिलरली, दोबारा से मैं यहाँ पे बात करता हूँ ईच की, तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग द पॉलिसी चेंजेस। ईच भी जो है वो सिंगुलर है, ईच भी क्या है मेरे पास, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो चुका है, हैव यूज हो चुका है, तो मेरे पास यहाँ पे हैज़ यूज होता तो मैं अपना काम चला लेता। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज़ एक्सप्रेस्ड, तो मेरा सही होता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंडिकेटेड दैट द रिजल्ट्स आर इंक्लूसिव। डेटा कलेक्टेड वेरियस सोर्सेज इंडिकेटेड, कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो पास्ट टेंस चल रहा है, तो आर कहाँ से आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, तो ये सारे गलत हो गए, ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। हार्डली हैड के साथ मेरे पास वेन लगता है, हार्डली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है, तो यहाँ पे मुझे करेक्ट सेंटेंस जो है, करेक्ट इसकी जो फॉर्म है वो मुझे दे रखी है, ठीक है। तो मेरे पास सही क्या हो जाएगा, मेरा बी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, आज टाइम नहीं है, बहुत सारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ये अलग से वैसे भी पढ़ाने वाले अलग सी चीज़ें हैं, नाइदर, नॉर, ईच, एवरी, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कहाँ के साथ क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसमें से जो अंडरलाइन कर रखा है उससे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसका मतलब जो अंडरलाइन कर रखा है वो गलत है, मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, मतलब एक कमेटी थी वो ऑलरेडी क्या हो गई थी, वो अपने ओपिनियंस में डिवाइड हो चुकी थी। मतलब अगर उसमें 10 मेंबर्स है तो हो सकता है किसी के कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ हों, किसी दूसरे के कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ और हों, तो वो पहले ही अपने डिवाइड हो चुकी थी। और चेयरमैन ने कुछ ऐसा कह दिया कि उसमें क्या कर दिया, वो होता है ना कि आग में घी का काम करना। तो चेयरमैन के जो रिमार्क्स थे उनमें उसने क्या किया, फ्यूल का काम किया फायर में। तो हम लोग ऐड फ्यूल इन द फायर नहीं होता है, ऐड फ्यूल टू द फायर होता है। क्या होता है, ऐड फ्यूल टू द फायर। अब देखो ऐड फ्यूल टू द फायर भी सही है, उसके बाद मेरे पास एडिड फ्यूल टू द फायर, ये भी सही है। अब मुझे देखना होता है कि टेंस के हिसाब से कौन सा टेंस चल रहा है, उस हिसाब से मैं करता हूं। तो इनटू तो नहीं है मेरे पास, इनटू तो नहीं है मेरे पास, टू द फायर है, तो एडिड भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे देखूं जरा कि डिवाइडेड चल रहा है, वॉज डिवाइडेड चल रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस चल रहा है, ये पास्ट टेंस चल रहा है। अगर पास्ट टेंस चल रहा है तो मेरा ऐड फ्यूल टू द फायर ना होके मेरे पास एडिड फ्यूल टू द फायर होगा। समझ आ गया, तो क्या ऑप्शन होगा इसका, एडिड फ्यूल टू द फायर।
ठीक है। तो आई होप आपका जो है वो पेपर खत्म हो चुका है। आपने देखा 2 पेपर किए, बहुत सारे जगहों पे आपको ये 2 पेपर कराए होंगे, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता कहीं पे कराए होंगे। मुझे भी, क्योंकि मैं एक इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं एक 100% इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। मैं किसका टीचर हूँ? मैं आपका मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीएस पे पढ़ा देता हूँ, मैं सारा कुछ देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे बोलोगे कि आप इंग्लिश के पर्टिकुलर टीचर हो गया 100%, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो मुझे ऐसे सेशन बनाने में, मुझे मैथ और रीजनिंग सेशन बनाने में अगर 2 घंटे लगेंगे, तो मुझे इंग्लिश सेशन बनाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, और इस डेडिकेशन के साथ, इस तरीके के साथ। ठीक है, तो इसीलिए टाइम लगता है चीज़ों को। अगर आपकी अप्रिसिएशन होगी, आपका मतलब सपोर्ट होगी, तो हम लोग और भी सेशन करेंगे। बाकी भी सेशन हमने किए हैं, 2-3 सेशन मैंने पहले भी किए हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। जहाँ पे आपने मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटे दिए हैं, वहाँ पे मुझे 2 मिनट आपके और चाहिए। अगर आपको आपकी ही इन्फॉर्मेशन है, आपके के लिए कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे जाओगे, सबसे पहले तो यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक होता है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज नहीं कर पाते। टेलीग्राम जब ओपन करते हो, ओपन करते ही जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आती है, वहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना, ये आपका टेलीग्राम है। ओपन करते ही यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक कॉलम, मतलब ऐसे साइन सा बना होगा, आइकन सा बना होगा, जहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। कोर्सेज में जाके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइनेंस, अकाउंट्स असिस्टेंट 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर आपके बचे हैं। जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे। एडवांस मैथ जेके पीएसआई का मिल जाएगा, रीजनिंग के मिल जाएंगे, मैथ्स किसी भी मतलब के लिए आपको पढ़ना है, एसएससी, रेलवे, जेके एसएसबी, किसी भी एग्जाम के लिए सब यहाँ से पढ़ सकते हो। कांस्टेबल का मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट है, और हमारे पास क्या क्या है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के मॉक्स जो हुए थे वो हमारे पास हैं, पेपर जो हुए थे वो इसमें है। इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट अलग से है। एनवायरनमेंट यहाँ पे 1 शॉट आपको मिल जाएगा। लैब अटेंडेंट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लैब अटेंडेंट का मैथ मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे, कुछ मैराथन सेशन मिलेंगे, जीएस के, इंग्लिश के पीवाईक्यूज मिलेंगे, मैथ्स की कुछ सीरीज मिलेंगी, एडवांस मैथ आपको बता चुका, कांस्टेबल का मैथ्स मिल जाएगा यहाँ पे, रीजनिंग के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, कंप्यूटर के जेकेएसबी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के टॉपिक वाइज जेकेएसबी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड ये तो हो चुका, चलो छोड़ो। फाइनेंस अकाउंटेंसी का पूरा मैथ, सी सेट के पीवाईक्यूज, 2023 के जेकेएसबी के पीवाईक्यूज, 2021-22 के, 2024 के, 2025 के जितने पेपर्स हुए सारे मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मैथ्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जेकेएसबी के प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए हैं 2021 से लेकर 25 तक सारे मिल जाएंगे। रीजनिंग है, मैथ्स है, कुछ जीएस की निमोनिक्स ट्रिक्स कुछ होती हैं, रेशो के कंसेप्ट हैं, कुछ है। मतलब इन शॉर्ट आपको हर एक चीज़ जो आपको पेड मिलेगी ना, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कुछ नहीं लेना, आपको कुछ भी एक पैसा नहीं देना। कोई मांगता है तो उसको नहीं देना है। यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, जहाँ पे आप मुझे कोई भी डाउट, कोई भी पीडीएफ, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही था आज के लिए। आई होप आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। बाकी के सेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हो, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।